कि मेरा दुश्मन मुस्कुराते हुए कहकर मुझे छोड़ गया, तेरे अपने ही बहुत हैं तुझे निपटाने के लिए। मणिशंकर अय्यर डिप्लोमेट हैं, ठीक है, डिप्लोमेट रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और वेल एजुकेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ आदमी है कोई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, बड़े नेताओं के और मतलब बड़े सिस्टम के बंद कमरों की चर्चा है ये, हर बंद कमरे की चर्चा है ये, क्या? लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। ये सन्नाटा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार चुनाव को जोड़ करके बीजेपी की बैठकों में कुछ चर्चा होती है? मामला तो कुछ है। आपका भी सेंस कहता है ये? हाँ, मेरा ये, आपका जर्नलिस्टिक सेंस ये कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ तो है इनका इतना एक्टिव होना, क्योंकि और वहीं एक्टिव होना जहां बीजेपी को मदद की जरूरत है। तमिलनाडु में इनका पहुंचना, एक ही दिन अमित शाह का वहां होना, एक ही दिन इनका होना और उनकी पार्टी का सेलिब्रेशन, टीवी के अपने विजय जी के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो कुछ ना कुछ तो गुड़ागड़ित चल रहा है। गवर्नमेंट ये चारों तरफ से घिर गई और ये घिरी हुई गवर्नमेंट को बाहर निकालने का रास्ता अबू आजमी ने दिखाया। वो आजमी अगर गवर्नमेंट को कुछ मदद कर देते हैं औरंगजेब के ऊपर बयान करके और असल मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं विपक्ष का, तो सरकार के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो असेंबली सेशन है, यहाँ स्टेट का बजट आना है 10 मार्च को, और वो स्टेट के बजट में से कुछ रेवेन्यू ये अबू आजमी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना है। हुड्डा परिवार और राहुल गांधी में क्या रस्साकसी चल रही है और कांग्रेस लीडरशिप क्यों कमजोर हो रहा है? तेलंगाना में 2 एमएलसी की सीटें बीजेपी को कैसे चली गई? कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी के पीए जो एक समय में बहुत प्रभावशाली थे, संदीप सिंह, उनको लेकर के पार्टी के अंदर क्या कानाफूसी चल रही है, आदेश रावल से समझने वाले हैं। आशुतोष कुमार पांडे हमें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिन नेताओं के नाम मीडिया में चल रहे हैं, वो नाम चलवाए कैसे जाते हैं, सूत्र कैसे काम करते हैं पार्टी के अंदर, ये आशुतोष से समझेंगे। आशुतोष हमको ये भी बताने वाले हैं कि महाराष्ट्र को लेकर के जो खबरें चल रही है, माफ़ करिएगा, वो कितना सही है, कितना गलत है, और बिहार में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की जो यात्रा हो रही है उसके क्या मायने हैं, ये सब आशुतोष से समझने वाले हैं। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इस बार हमारे साथ हैं लोकमत समूह के जर्नलिस्ट, संपादक आशीष जादव। तो चलिए इन सभी गुणी पत्रकारों के साथ बैठकी जमाते हैं और आपको इस हफ्ते राजनीति में क्या कुछ हुआ, राजनीति के दरमे में क्या कुछ हलचल है, वो बताने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह आखिर तक देखिए, जो भी आपकी राय हो, जैसा भी आप सोचते हैं, कमेंट करके जाइएगा। कैसे सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ। कांग्रेस पार्टी की जब बात होती है तो कांग्रेस पार्टी के कुछ पुराने नेताओं की बात होती है, जिसमें से एक की अभी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, मणिशंकर अय्यर। केंद्रीय मंत्री रहे, वो पूरा सूट पहन के कई देशों में गए, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी केंद्र में, उसमें टॉप लीडरशिप अगर कहें तो उसमें मणिशंकर अय्यर थे। पिछले कुछ दिनों से वो ऐसे बयान देते हैं जो विरोधी बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी होती है, बीजेपी फ्रंट फुट पे आके खेलती है, कांग्रेस को पीछे आना पड़ता है। अभी एक बयान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शिक्षा को लेकर के दे दिया है। क्या है इसमें, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और क्यों ऐसा होता है बार बार, कांग्रेस पार्टी में ही क्यों होता है ऐसा बार बार? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में, अपने राज में मठाधीश पैदा किए। कितने ऐसे एम्बेसडर होंगे विदेशों में जो जाते हैं, सर्विस करते हैं, अपनी रिटायर हो जाते हैं। राजीव गांधी ने इन्हें अपना दोस्त माना और एक एम्बेसडर को उनको वहाँ से लेके आए और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री बनाया, पंचायती राज का, जो उनका फेवरेट डिपार्टमेंट था कि मुझे इसमें कुछ करना है, मतलब ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये उस चीज़ का एहसान नहीं मान रहे हैं, ये उल्टा बता रहे हैं कि वो 2 बार फेल हो गए थे। क्या हिंदुस्तान की पहली बात तो मैं पूछता हूँ कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति में एजुकेशन को क्राइटेरिया है? नहीं है ना। कांग्रेस भी डिग्री मांग रही है ना उधर से, भाजपा से, प्रधानमंत्री मोदी की। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस भी तो मांगती है ना प्रधानमंत्री की डिग्री। हाँ, अब यहाँ फर्क ये है कि हाँ, इनके अपने मांग रहे हैं, अपने ये कह रहे हैं कि वो तो फेल हो गए थे और वो 2 बार फेल हो गए, तो ये कैसे पीएम बनेगा?
तो ये उन्होंने एज ए फ्रेंड टिप्पणी की है। मुझे ये ज़्यादा समझने में इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्पी है कि एज ए फ्रेंड जानना, ये बात सोचते थे कि यार राजीव गांधी नालायक है या मतलब वो काबिल नहीं है कि देश का पीएम कैसे बनेगा। तो आज सुबह ही मेरे पास एक मध्य प्रदेश से मैसेज आया। अच्छा। मैं नाम नहीं बता सकता, काफ़ी बड़े नेता हैं, तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा लिख के भेजा है, लेकिन आखिर में 2 लाइन लिखी हैं इसी मसले पे? इसी मसले पे। अच्छा। वो सुना रहा हूँ पढ़ के आपको। अच्छा। कि मेरा दुश्मन मुस्कुराते हुए कहकर मुझे छोड़ गया, तेरे अपने ही बहुत हैं तुझे निपटाने के लिए। क्या बात। ये काफ़ी बड़ी फैमिली है, एक कांग्रेस फैमिली मध्य प्रदेश की, और उस परिवार से आते हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने मुझे आज सुबह ही, दोपहर को बल्कि अराउंड 1 बजे के आसपास की बात है, उन्होंने काफ़ी बड़ा लिख के भेजा, छोटा पार्ट उसमें ये था। तो जो बड़ा लिख के भेजा उसका क्या जिस्ट क्या है, मतलब उसका क्या जिस्ट ये था, उसका सार ये है कि छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी, एक कांग्रेस लीडरशिप एक नज़ीर पैदा क्यों नहीं करती कि वो एक सबके एक मैसेज जाए कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसे कांग्रेस पार्टी बाहर भी निकाल सकती है। उसका जिस्ट ये था कि भाई कोई कुछ भी कह रहा है और चल दे रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। एक्चुअली क्या है, इस पार्टी में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग है लंबे टाइम से। मैं बार बार आपके शो में बोलता हूँ ये बात कि चुनाव हार जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, कोई बयान दे रहा है, कोई कुछ नहीं है। आपको याद है मणिशंकर अय्यर ने 2017 में एक बयान दिया था गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जी। वो शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उससे बहुत नुकसान हुआ था और बहुत नजदीक जाके कांग्रेस पार्टी वो चुनाव हार गई थी। हाँ, बेशक। और कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त, राहुल गांधी ने स्टैंड लिया था कि नहीं, हमें इन्हें निष्कासित करना पड़ेगा। ऐसा ही एक स्टेटमेंट आया था अभी सैम पित्रोदा का लोकसभा चुनाव के दौरान, जब उनको भी सैक करना पड़ा था। कुछ दिन के लिए हटाया था, फिर वापस ले आए। हाँ। ठीक है, नहीं वो बात नहीं कर रहा हूँ, ले आए ठीक है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस पार्टी के ज्यादातर नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर कोई भी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ जाएगा या पार्टी के मतलब इनडिसिप्लिन करेगा, उसके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ना कोई पूछता ही नहीं है, कह दिया चलो ठीक है, 2 दिन मीडिया में चल गया ठीक है। लेकिन ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पार्टी के ऊपर आता है। कोई कह के देख ले भाजपा में एक बार, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक शब्द दिखा दे बोल के, कोई काम खुद करते हैं, कहेंगे नहीं आदरणीय मोदी जी ने किया है। क्यों? डिसिप्लिन है, डर है, डंडा है, यहाँ कुछ है ही नहीं। एक विचारधारा की भी बात होती है क्या? जैसे आप बीजेपी में मान लीजिए कि अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके बारे में तो फिर भी मान लीजिए चलिए डर से नहीं बोल रहे हैं, आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन बीजेपी में ऐसी भी कोई लिस्ट आप नहीं देखेंगे जो पुराने समय के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, जबकि वहां भी बहुत कुछ है क्यों जो बोला जा सकता है, लेकिन नहीं बोलते हैं। उमा भारती ने कितना बोला, कब नहीं बोला? बंगाल इलेक्शन में क्या क्या नहीं हुआ? अडवाणी के ऊपर जब वो जिन्ना को शकुंतला बोल के आया तो क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या स्टेटमेंट नहीं हुए? देखिए, मोदी के खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो चुनाव जिता के देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो वोट की गारंटी है। जिस दिन गांधी परिवार आज की डेट में वोट नहीं दिला पा रहा है, चुनाव हार रहे हो, आपके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। जिस दिन वो वोट दिला पाएंगे, और जब इंदिरा गांधी वोट दिलाती थी और सरकार बनाती थी, कौन बोलता था? हाँ, कोई भी नहीं। सही बात। और जब तक यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी देश में भी थी और राज्यों में भी थी, तब कौन बोलता था? कोई भी नहीं। जब लीडरशिप कमजोर होती है तब ऐसे चीजें सामने आती हैं। वो भाजपा में भी रही हैं, और आगे चल के अगर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नहीं जिता पाएंगे तब आवाजें उठेंगी। ये तो सृष्टि का नियम है, डंडे के आगे सब सलाम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक लाइन तय करनी चाहिए कि जो इसको पार करेगा ना, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी बयान में जहां राजीव गांधी को लेकर के मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया, वहीं पे वो ये भी बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी ये सोचते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, जबकि मैं बुढ़ा नहीं हूं, मैं 12 साल से कोशिश कर रहा हूं कि उनको सलाह दूं। तो क्या ये भी एक बात है क्या, मणिशंकर अय्यर चाह रहे हैं कि वो गेम में बने रहें, वो राहुल गांधी को सलाह देते रहें और राहुल गांधी उनसे किनारा कर रहे हैं, इसलिए भी वो ऐसे बयान दे रहे हैं? हालांकि उनकी हिस्ट्री तो लंबी है, वो तो पीछे भी बोलते हैं। वो तो सब चाहते हैं कि वो आज की डेट में जितने बुजुर्ग नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो सब राहुल गांधी को एडवाइस करें। अच्छा। और वो वहाँ पे उनकी वापसी हो। लेकिन राहुल गांधी की समस्या क्या है? राहुल गांधी की समस्या है वो सब सीनियर नेता जिन्होंने उनकी माँ के साथ काम किया है। राहुल गांधी का दुश्मन बीजेपी नहीं है, राहुल गांधी की दुश्मन है कांग्रेस के भीतर ही एक कांग्रेस जो उनकी माँ की लीडरशिप में पैदा की गई है, और वो सब इंडिस्पेंसेबल है।
मतलब ऐसा कहते हैं वहां तो कि कहीं तो ऐसे जिनका मरणोपरांत भी असर है। ये मजाक की बात नहीं है, हम अवसर पड़े इसके ऊपर, तो ये बहुत सीरियस बात है। नहीं है तो बहुत गंभीर बात। हाँ, कांग्रेस पार्टी में ऐसे ऐसे मठाधीश हैं, राहुल गांधी अभी तक उन नेताओं से ही नहीं डील कर पा रहे हैं। उनकी समस्या भाजपा तो है ही नहीं। जो ये सोचता है ना कि वो भाजपा नहीं लड़ रहे हैं, ये जितने मठाधीश है ना जो एडवाइस देना चाहते हैं या जो दे चुके हैं, कुछ घर बैठ गए हैं, कुछ बैठ रहे हैं और कुछ बैठने वाले हैं, और कुछ बैठते बैठते बयान दे देते हैं, कुछ बैठते बैठते जानबूझ के करते हैं। हाँ, उनको पता है इसका रिपरकशंस क्या होंगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं, इतने बेवकूफ नहीं। नहीं। मणिशंकर अय्यर वाले मणिशंकर अय्यर डिप्लोमेट हैं, ठीक है, डिप्लोमेट रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और वेल एजुकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ आदमी है कोई। तो ये लोग कैलकुलेटिव स्टेटमेंट देते हैं, इनको पता है इसका असर कहाँ तक जाएगा। तो क्या क्या प्रियंका गांधी का फोन आएगा उसके बाद, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी का फोन कभी नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट प्रियंका देखती है ना, तो उनको पता है कि प्रियंका गांधी से बात करनी है तो एक बयान दे दो। तो ये सब जानबूझ के करते हैं लोग। लेकिन अगर पार्टी में डिसिप्लिन हो और कोई ये हो कि हाँ भैया इसका ये असर हो सकता है और आपको पार्टी से निकाल देंगे, डर ही नहीं किसी में। यार पार्टियां, सरकारें इकबाल से चलती हैं, यहाँ है नहीं, क्या करूं। चलिए, आपने बातचीत में प्रियंका गांधी का जिक्र किया। एक सवाल मेरे पास था, हालांकि इसका अभी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में पहले भी था और अभी भी है। प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह, एक बीच उनकी बड़ी चर्चा रही। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि वो मिलने नहीं देते हैं, तमाम चीजें हुई, सब कुछ हुआ। अभी पिछले कुछ दिनों से संदीप सिंह बिल्कुल गायब है, जबकि प्रियंका गांधी एक्टिव है। प्रियंका गांधी वायनाड का चुनाव लड़ी, प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची, प्रियंका गांधी भाषण दे रही हैं, प्रियंका गांधी एक्टिव हैं। उनके पीए संदीप सिंह कहीं नहीं दिख रहे हैं, क्या कहानी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इंदिरा भवन का उद्घाटन, दिल्ली का चुनाव, वायनाड का दौरा, बजट सत्र, मैंने भी उनको थोड़ा कम देखा है। लेकिन इसका जवाब मैं ऐसे देता हूं आपको कि राजीव गांधी के बड़े क्लोज होते थे वी जॉर्ज, केरल लॉबी से, और 10 जनपद वही चलाते थे। वी जॉर्ज बहुत पावरफुल आदमी थे, और जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन पे कुछ आरोप लगे, सच्चे थे झूठे थे मैं उसमें जानना नहीं चाहता, क्योंकि तब मैं स्टूडेंट था, और उनको साइडलाइन कर दिया गया। और माधवन और पिल्लई, दो लोग और हैं, एक माधवन जी की अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और पिल्लई, ये दोनों भी केरला लॉबी के हैं। इनको वहाँ बिठाया गया विद लिमिटेड पावर, एंड रेस्ट ऑफ द पावर कंट्रोल्ड बाय अहमद पटेल। ठीक बात है। तो वी जॉर्ज के कमजोर होने के बाद वहाँ पे अहमद पटेल आए और उन्होंने दो लोगों को बिठाया। ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ मैं? क्यों? गांधी जो है ना, जो इनके साथ लोग रहते हैं, उनको परमानेंटली बाहर नहीं निकालते, साइड कर देते। अगर कुछ ऐसा होता है। अब मैं वापस वी जॉर्ज पे आता हूँ। वी जॉर्ज साहब जो हैं, तब से लेके इन पिछले 20-25 सालों में, तब से लेके आज तक हर रोज़ 10 जनपद आते हैं। उनका वहाँ एक कमरा है, 2 घंटे बैठते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। अच्छा। तो आपके इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दे सकता हूँ। नहीं, लेकिन जो आप जवाब दे रहे हैं उससे अगर मैं थोड़ा सा उसका विश्लेषण तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उससे कुछ अर्थ निकालूं, तो आप ये कह रहे हैं कि संदीप सिंह पे कोई आरोप लगा है, उनको साइडलाइन किया गया? मैंने आपके लास्ट शो में ये कहा था कि जब तक मेरे पास कोई कागज नहीं होगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा। मैंने आपके शो में अभी ये कहा है कि पिछले लगभग 1-1.5 महीने से वो साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको सुनाई है कहानी वी जॉर्ज की, कि गांधी कैसे काम करते हैं। 25 साल पहले जब उन पे आरोप लगे, जो हुआ, और वो, लेकिन वो 10 जनपद में आज भी आते हैं। अब इसके आगे का जो डेवलपमेंट होगा, जब कभी होगा, तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। एक चीज और मैं बोल दूं, अब मुझे एक सिरा और जुड़ता हुआ दिख रहा है। आपने पिछले शो में हमने डिस्कस किया था, प्रियंका गांधी को लेकर के ट्वीट किया था कि अपने दफ्तर की सफाई कर रही हैं, चीजों को व्यवस्थित कर रही हैं, झाड़ पोछ कर रही हैं। अभी संदीप सिंह को लेकर आपने वी जॉर्ज की कहानी सुनाई और खुद ये भी कहा कि वो दिख नहीं रहे। मतलब चीजें गड़बड़ हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ रखूं नोक। कांग्रेस पार्टी के
नेताओं के, बड़े नेताओं के और मतलब बड़े सिस्टम के बंद कमरों की चर्चा है ये। हर बंद कमरे की चर्चा है ये, क्या लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। ये सन्नाटा, मुझे प्रोसेस करने में समय लग रहा है जो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के हर बंद कमरे की चर्चा है ये। कांग्रेस पार्टी के भीतर ये चर्चा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अच्छा, मतलब वाकई में मामला थोड़ा गंभीर है, और मैं अपने दर्शकों पे छोड़ता हूँ, मुझे लगता है वो डिकोड करके कमेंट करेंगे। मैं जिस दिन बोलूंगा पूरा बोलूंगा, लेकिन कागज हाथ में लेके बोलूंगा। अच्छा, जब तक मेरे पास किसी के प्रति सबूत नहीं है, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा सकता और ना ही मैं कुछ कह सकता। ठीक बात है। चलिए इससे आगे चलते हैं। राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2017 का जो इलेक्शन हुआ था, मैं गुजरात में कवर कर रहा था एक संस्थान के लिए, और तब मैंने ये नोटिस किया था, वहाँ लोग ये कहने लगे थे कि गुजरात में राहुल गांधी के बार बार आने से, रैलियां करने से उनकी मौजूदगी दिखने लगी थी और राहुल गांधी की चर्चा होने लगी थी। फिर बीच में वो गायब हो गए, फिर अब चुनाव आया तो जा रहे हैं, तो क्या मतलब इसका? 2017 में बड़ा अच्छा मौका था कांग्रेस पार्टी के पास और राहुल गांधी ने पूरा जोर भी लगाया था। और उनको ये लगता है कि जो गुजरात मॉडल देश में चल रहा है, उस गुब्बारे में जब तक पंचर नहीं होगा तब तक गुजरात मॉडल फेल नहीं हो सकता। उसकी शुरुआत गुजरात से हुई, गुजरात समिट से हुई, वाइब्रेंट गुजरात से हुई। तो राहुल गांधी का ये मानना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी को गुजरात में नहीं हराएगी तो वो उस गुब्बारे को नहीं फोड़ सकते जो आज पूरे देश में उड़ रहा है ऊपर ऊपर। तो उन्होंने कोशिश की, बड़ी अच्छी कोशिश हुई, और उस टाइम भी मणिशंकर अय्यर जी आए और उन्होंने अपना काम कर दिया। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी वो सी प्लेन लेके उतरे मैदान में और वो बीजेपी को उस प्लेन के सहारे पार ले गए। फिर इन्होंने 2022 में वैसी कोशिश नहीं हुई और वहाँ उल्टा खेल हो गया। वहाँ आम आदमी पार्टी घुस गई और वो एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी का आधा वोट खा गई। 2017 का जो नंबर आया था, जो डाटा आया था, ऑलमोस्ट 40% के आसपास था और लगभग 20% वोट 2022 में आम आदमी पार्टी के पास चला गया। यही बड़ा कारण था कि आम आदमी पार्टी के सामने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लड़ी। क्योंकि अब फिर सवाल ये उठने लगे कि यार अब बिहार में क्यों नहीं लड़ते अकेले, आरजेडी के साथ क्यों समझौता कर रहे हो जब आपको अपने आप को मजबूत करना है तो। क्योंकि आरजेडी ने कभी भी बिहार से बाहर जाके कांग्रेस पार्टी के वोट नहीं काटे। जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने गोवा में, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में किया, वैसा कोई एक उदाहरण नहीं है जो आरजेडी ने किया हो कांग्रेस पार्टी के साथ में। और लालू यादव वो व्यक्ति हैं जो विदेशी मूल के मुद्दे से लेके और आज तक साथ रहे हैं गांधी के और कांग्रेस पार्टी के, और वो यूपीए का हिस्सा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्क है दिल्ली के अलायंस नहीं होने का और बिहार के होने का। मेरा एक सवाल है इस पे, इस वाले पे जो आपने बिहार में इसको लेकर आप ट्वीट भी किया था, वो सवाल मेरा ये है कि वो तो तब पता चलेगा ना जब आरजेडी की बिहार से बाहर कोई महत्वाकांक्षा होगी। आरजेडी तो अभी बिहार से बाहर कहीं चुनाव लड़ी ही नहीं है, तो जब लड़ेगी तब पता चलेगा कि वो इनका वोट खाते हैं कि नहीं, इनसे अलग सीटों पे मतलब चुनाव लड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने लड़ा हो तब भी और ना लड़ा हो तब भी और वो लड़ना चाहें तब भी, ऐसा कोई उदाहरण कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है कि आरजेडी हमारा नुकसान कर रही है बिहार से बाहर। बिहार में तो पूरा नुकसान कर ही दिया ना कांग्रेस का आरजेडी। बिहार में तो वो तो नुकसान बहुत पुराना है, वो नुकसान आज का नहीं है, वो नुकसान पिछले लगभग 30 साल का है, 30 साल पहले का है, आज नहीं हुआ वो। ये जो नुकसान है ये पिछले 10 साल का है कि 2 राज्यों में आपकी सरकार बन गई, 1 में आप हार गए, 3 में आप कांग्रेस पार्टी को लगातार हरा रहे हो। 3 उदाहरण है इस बात के, डाटा है, वोट परसेंटेज है। तो आरजेडी अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं कर रही ना, तो वो छोटा थ्रेट है। तो आप कह रहे हैं कि एक राज्य में नुकसान हुआ वो चलेगा, बाकी वो तो हो चुका है। हालांकि अगर कोई मुझसे राय ले, मैं तो ये कहूंगा कि आप अकेले लड़ो। कम से कम संगठन तो खड़ा हुआ इन लोगों का, इनके पास संगठन ही नहीं है। कुछ नहीं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? संगठन नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, बेलगावी में कहा कि 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक ये साल समर्पित है संगठन को। ठीक है, कह दिया। और अभी मार्च स्टार्ट हो गया, आप और मैं देखना ये साल पूरा ऐसे निकल जाएगा, सिर्फ भाषणबाजी होंगी, एग्जीक्यूशन पावर नहीं है।
संगठन महासचिव बाकी सारे काम करते हैं, संगठन फिर छोड़ वही के। बात आ जाएगी वेणुगोपाल को लेकर के कि वो राहुल गांधी के साथ घूमते रहते मेरा हैं। दोस्त है वो, हाँ? बहुत प्यार करता है मुझसे, मेरा दोस्त हैं? है। लगता तो नहीं आपकी बातचीत से। नहीं, सच्ची बात बोलना कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं, पत्रकार का तो यही काम है, चाहे कोई कितना बड़ा दोस्त रहे, जो आप करते हैं, जो ठीक बताते है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार, पर मैं बार बार कहता हूँ सब दोस्त नहीं होते। हैं। वो इतना बड़ा आदमी दोस्त थोड़ी सकता है हमारा। सही बात हमारा संघर्ष दो दाल रोटी का, है। उनका संघर्ष दूसरा, सत्ता का। सत्ता का, और बहुत सारे संघर्ष हैं उनके। चलिए, तो राहुल गांधी का गुजरात प्लान तो बता दीजिए, इस बार का क्या प्लान है राहुल गांधी का? कुछ है भी इस कि बार बस वही? नहीं है, इस बार अच्छा, प्लान है क्या है थोड़ा बताइए। उनका। मैंने बहुत पहले आपके शो में कहा था हम्म। कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है यूपी और गुजरात में टारगेट करने वाली है, अच्छा सा काम करने वाली है। तो उसकी शुरुआत मुझे लगता है कल से हो रही है। 2 दिन के दौरे पे हैं राहुल गांधी, और शक्ति सिंह जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी कुछ शक्तियों को कम कर दिया गया है। अच्छा, तो उनकी जो पावर्स हैं वो बाकी लोगों में थोड़ी थोड़ी बांट दी गई है। बांट दी जा रही हैं, अभी अच्छा। बटी नहीं है पूरी। अच्छा, अभी जा रही है। हाँ, बांट दी गई और जा रही में बड़ा फर्क है कांग्रेस के लिहाज से। नहीं? हाँ, कांग्रेस पार्टी में जाते जाते बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो वो बांटी जा रही हैं, उनकी शक्तियों में कुछ थोड़ी कमी आएगी धीरे धीरे। और मैं अभी एग्जैक्टली उस स्ट्रैटेजी को डिकोड नहीं कर पाया हूँ कि ये गुजरात में कैसे चुनाव लड़ने वाले हैं। बट क्योंकि 27 में चुनाव है, अभी लगभग 2 साल पड़े हैं, और अगर 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो 6 महीने पहले जागते हैं, फिर ये कमेटी बनाएंगे, फिर मीटिंग होगी, अच्छा होगी, तब तक 2 महीने निकल गए, फिर टिकट बांटने हैं। अच्छा, तो मतलब ये 2 साल पहले ये कुछ सोच रहे हैं, ये अपने आप में खबर है। हाँ, और ये हरियाणा वाला हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हार के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, कई महीने निकल गए। वो कमेटी की रिपोर्ट आने वाली थी कुछ 5 मुझे लग रहा है जो कार्यकर्ता है कांग्रेस को वो इंतजार कर रहे होंगे कि आदेश जी कुछ जानकारी दें कमेटी की रिपोर्ट का। कल क्या मेरे पास फोन आया एक, हाँ। कैथल से फोन था। बोला जी आप कुछ ट्वीट नहीं कर रहे हो। मैं क्या ट्वीट करना है मुझे? बोला कुछ हो ही नहीं रहा हरियाणा का। मैं कुछ हो तो करूँ। मतलब उसकी शिकायत थी भाई की, तो मैंने शिकायत को सुना उसकी, मैंने कहा भाई कुछ होगा तो बताऊंगा ना। क्या हुआ कल शो में ही जवाब दे दीजिए अच्छे से। चलो दे देते। हाँ। हरियाणा 5 महीने हो गए हैं, और कल से दूसरा विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का। पहले सत्र में भी कांग्रेस पार्टी के पास विधायक दल का नेता नहीं था, और अभी तक जब हम बात कर रहे हैं अभी तक भी नहीं है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे ही बनना है विधायक दल का नेता। अच्छा, मेरे पास 30 विधायक और 4 सांसद हैं। इसके पीछे कहानी सुनाता हूँ। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, बताइए। हरियाणा की टिकटें बट रही थी, ये जो लास्ट उस बैठक में राहुल गांधी बैठे हुए थे, बाकी सब सीनियर नेता थे, खड़गे साहब भी थे। तो हुड्डा साहब ने कहा कि राहुल जी मेरा आखिरी चुनाव है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हुड्डा जी कैप्टन साहब भी ऐसे ही बोलते थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, और वो बाद में उस बात से मुकर गए थे। तो बोले कि नहीं मेरे में बहुत फ़र्क है, मैं ज़ुबान का आदमी हूँ, मेरा आखिरी चुनाव है। तो राहुल गांधी ने मुस्कुरा के छोड़ दिया उसको। तो अब वो किसी को बोल रहे थे कि याद है मीटिंग में क्या कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है। और अब हुड्डा साहब जो है वो छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। उनका मानना है कि मेरे पास 30 विधायक है, मेरे पास 4 सांसद और मुझे ही CLP बनाना चाहिए पार्टी को। लेकिन 5 महीनों को नहीं बना रही पार्टी। अब इस खेल को अगर मैं डिकोड करूं, ये खेल चल क्या रहा है वो बताता हूँ। इस इलेक्शन में ये मैसेज गया कि कांग्रेस लीडरशिप ने और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नेता हैं उन्होंने हुड्डा साहब को बिल्कुल फ्री हैंड दिया भी। 70 टिकटें 72 टिकटें वो लेके गए, और कोई आसपास था नहीं, सब अपने घर बैठे थे। हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, और वही फेस थे। और सबको पता था मुख्यमंत्री यही बनेंगे, वो तो नई सरकार नहीं आई तो नहीं बने, जनता ने मैंडेट दिया। अब राहुल गांधी का जो पूरा जो वो कहते हैं उसको कौन संभालता है? वेणुगोपाल। अब वेणुगोपाल एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं। क्या है? क्या? पहला शिकार वो ये चाहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला जो कि एक जाट नेता है, वो भी कर्नाटका के प्रभारी हैं, उनको मैं वहां से हटा के हरियाणा का अध्यक्ष बना दूं। अच्छा जी। कर्नाटका से क्यों? क्यों? क्योंकि वेणुगोपाल और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया बहुत क्लोज हैं, और सिद्धरामैया और रणदीप सुरजेवाला की बनती नहीं है।
थोड़ा बहुत खटपट रहती है, हर पार्टी में रहती है। पहला तो ये चाहते हैं वो। दूसरा वो चाहते हैं कि मेरा आदमी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने कर्नाटका का, क्योंकि बहुत रिच स्टेट है, रिसोर्सफुल स्टेट है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और तीसरा वो ये मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी को कि देखो मैंने एंटी हुड्डा लॉबी को लाके हरियाणा को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने नाम कर दिया आगे सुरजेवाला जी का, उधर से नाम आया हुड्डा जी का। ठीक है, अब मामला फंसा हुआ है आमने सामने, ना वो विड्रॉ कर रहे हैं ना ये विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसी में समय बीतता नहीं, अगर सुरजेवाला अध्यक्ष बन जाते हैं तो हुड्डा फैमिली का जनता के बीच में जो मैसेज है जाट लीडरशिप का वो खराब हो जाएगा, पिट जाएगा वो। इसलिए वो पीछे नहीं हट सकते, और हाईकमान पीछे इसलिए नहीं हट सकती कि हम कब तक इस बात से डरें कि वो पार्टी टूट जाएगी। समझे बात? हाँ, मैं समझ गया। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अब राहुल गांधी को ये तय करना है कि कुएं में गिरना है कि खाई में, कि उनको जीरो से स्टार्ट करना है, हाँ। या एक बार फिर आप हुड्डा परिवार को हरियाणा दे दोगे। क्योंकि 2022 में गांधी फैमिली ने ही G23 को डिसमेंटल करवा के हुड्डा साहब को हरियाणा की कमान दी थी, ये सबको पता है। उनको CLP बनाया और उनके सबसे नजदीकी व्यक्ति को PCC बनाया और फ्री हैंड दिया। क्यों दिया? ताकि अब सरकार ला सको। अब सरकार आई नहीं। जब कमलनाथ इलेक्शन हारे तो बहुत कम समय में राहुल गांधी ने वहां नई लीडरशिप दे दी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की। हरियाणा में दिक्कत आ रही है बहुत। अच्छा, अब देखते हैं कौन मानता है, हुड्डा साहब या राहुल गांधी। चलिए, आपने बहुत विस्तार से बता दिया। ये हरियाणा के बाद उत्तराखंड को लेकर के आपने ट्वीट किया, सौतेला व्यवहार, एकदम से बेगाना कर दिया। तो विस्तार देख बेगाना नहीं कर दिया, हाँ, अनाथ बना दिया। अनाथ बना दिया। हाँ, माफ करिए। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ दो पार्टी हैं। पिछली बार सरकार इनकी बन जाती, इनकी बेवकूफियों के कारण नहीं बन पाई। अब लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा वहां की प्रभारी है, लोकसभा चुनाव में वो गई थी जब लास्ट रैली प्रियंका गांधी की हुई थी, उसके बाद से वो गई नहीं वहां पे। ठीक है, और मान लो कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मैंने सुना है, मेरे पास कंफर्म नहीं है, कि उन्होंने लोकसभा हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो अभी जो फेरबदल हुआ है उसमें उनको या तो कोई और जिम्मेदारी देते या कहते अब आप स्टेट संभालो। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी और को भेजो वहां पे, कुछ तो करना चाहिए था। हाँ। वहां भी चुनाव 2 साल बाद है, 27 में। और अब एक प्रशासनिक अधिकारी हैं AICC के, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा, वो वहां जाके जिला अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं। किस कैपेसिटी में भाई? किसने ऑथराइज किया आपको? अगर आप आगे प्रभारी बनना चाहते हो, आप नहीं बन सकते क्योंकि आपका होम स्टेट है, जो आप दावा करते हो। मेरा मतलब वो था कहने का। अच्छा, कि आपने ऐसे राज्य को अनाज छोड़ दिया जहां कांग्रेस पार्टी के लिए वो लैंड फर्टाइल है, वहां 2 पार्टियों में कंपटीशन चलता है, दूसरा टर्म चल रहा है बीजेपी का, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वहां अपने आप को अपनी वापसी कर सकते हो। नहीं करना चाहते। चलिए, वो नहीं करना चाहते, हम लोग उनकी डिस्कस मर्जी, कर लेते हैं। हम सब उनकी मर्जी, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वो उनका काम है, ये हमारा काम ये हमारा काम है चर्चा करना। इसी से जुड़ा हुआ एक काम और है, वो है कि DK शिव कुमार, बीच में हम लोग उनकी बहुत चर्चा की थी, फिर हमने छोड़ दिया। लेकिन इस बार जो महाकुंभ को जोड़ करके मैं देखता हूँ तो DK शिव कुमार बिल्कुल बदले बदले लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि क्या कुंभ में नहाने से नौकरी मिल जाएगी, तमाम चीजें हो जाएगी। कुछ ही दिन बाद DK शिव कुमार बढ़िया गए, अपना कुंभ में नहाए वहाए आ गए। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा हिंदू भी हूँ। तो प्रोजेक्शन क्या चल रहा है? इसी बीच में खटपट की खबरें आ रही है। मैं ये सुन रहा हूँ कि कर्नाटक में DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, बीजेपी पॉपकॉर्न मंगवा करके और उसको देख रही है मस्त। बीजेपी को उससे बेहतर और क्या देखने की, मतलब पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं साथ में बैठ के, कोक भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो प्रॉब्लम क्या है, सिद्धरमैया की सबसे बड़ी पावर कौन है? उनके जो पीछे खड़ा है, केसी वेणुगोपाल। आपने अभी बताया, क्योंकि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी को कहते हैं कि नो ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कर्नाटका, जो कि सही भी है, पॉपुलर तो वो है। बहुत सारे नेता इस बात से चिढ़ते हैं कि वो दूसरी पार्टी से आए थे, आपने उनको हमारा मुख्यमंत्री बना दिया, हमारे पास अपने वोट है। DK शिव कुमार क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, PCC प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा सबको पता है, जाहिर है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, वो बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
अब इसके जो तार है ना, ये जुड़े हुए हैं हरियाणा से भी, मतलब अच्छा। जैसे मैंने कहा रणदीप सुरजेवाला वहाँ के हाँ, इंचार्ज हाँ, हैं, तो एक बात ये होती है कि रणदीप सुरजेवाला और डीके शिवकुमार काफी क्लोज हैं, और इसीलिए जो दूसरी लॉबी है वो सिद्धरमैया और वेणुगोपाल की है। अच्छा, सिद्धरमैया और वेणुगोपाल की। हाँ, अच्छा, एक और रीजन था जो छूट गया क्या? मुझसे हरियाणा वाले डिस्कशन में। उसमें एक लाइन ये भी थी कि वेणुगोपाल इसलिए भी चाहते हैं कि सुरजेवाला हरियाणा जाए क्योंकि जब उनके ऑल्टरनेट की बात होती है ना, तो उसमें उभर कर रणदीप का नाम आता है कि सेकंड जीएसओ कौन हो सकता है, और वो खड़गे जी की पसंद है। अब आता हूँ आपके सवाल पे। खड़गे जी ने कहा कि भाई नहाने से बेरोजगारी दूर हो। खड़गे जी बुद्धिस्ट हैं, वो किसी को कुछ मानते नहीं है, उनका अपना एक स्टाइल है, अपना एक सिस्टम है। अब राहुल गांधी भी नहीं गए, हाँ, प्रियंका गांधी भी नहीं गई, प्रियंका गांधी भी नहीं गई, मोहन भागवत भी नहीं गए, या कोई सेकंड लीडरशिप जो आरएसएस में है वो भी नहीं गए। तो अपने लेकिन नरेंद्र मोदी गए, अमित शाह अमित शाह गए, गए। योगी जी गए, उनकी तो बीजेपी पॉलिटिक्स की तरफ से तो बहुत लोग गए। नहीं, देखो उनकी कांग्रेस पॉलिटिक्स का टॉप लीडरशिप नहीं गया, नहीं गया। और इसका नुकसान तो कांग्रेस को होगा। नहीं, राहुल गांधी वो काम कभी नहीं करेंगे जो काम बीजेपी उनसे करवाना चाहती है। बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री और योगी के बाद वहां पे सिंबॉलिक स्नान किया। बहुत लोगों ने अपनी इच्छा के बगैर भी किया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि वहां तो लगता है जो पीएम ने कर दिया फिर वही करते हैं सब लोग। अगर वन तारा के अगर आती और वो शेर चल रहे हैं ना, तो फिर वहाँ सब लिखेंगे वाह जी वाह बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। वहाँ डिसिप्लिन भी है, वहाँ डर भी है, या इधर कुछ नहीं है। अब क्या कांग्रेस की लीडरशिप ने, राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने किसी को रोका? किसी को नहीं रोका। सचिन पायलट गए, डीके शिवकुमार गए, दिग्विजय सिंह गए, उनके बेटे जयवर्धन सिंह गए, बहुत लोग गए कांग्रेस पार्टी के, किसी ने रोका। यहाँ ये है कि आपकी अपनी आस्था, आप जाओ। तो बीजेपी ने इस स्नान का जो राजनीतिकरण किया है ना, इस कारण से राहुल गांधी नहीं गए। चलिए, अपने शो के आखिर में एक जादू की बात कर लेते हैं। और ये जादू? हाँ, जादू। और ये जादू सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही देखने को मिलता है, और ये अभी देखने को मिला तेलंगाना में। एमएलसी की सीटें जो है वो सत्ता में तो कांग्रेस है, वहां रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, और सीट चली गई बीजेपी के पास। ये जादू कैसे हो जाता है कांग्रेस रूलिंग स्टेट में? और वो भी किससे? मतलब सिंगल हैंडेडली वन मैन शो चलाने वाले रेवंत रेड्डी, जिनको ये कहते हैं कि हाईकमांड का पूरा आशीर्वाद है और वो 24 घंटे राजनीति करते हैं और बहुत पावरफुल नेता हैं। हालांकि वो भी दूसरी पार्टी से आए थे 2017 में, तो उनके रहते हुए ग्रेजुएट और टीचर्स वाली जो एमएलसी थी वो 2 सीटें बीजेपी जीत गई। कमाल हो गया। कैसे हो गया ये? मतलब मैं जादू? वो तो मैंने दिया जादू, आपके सवाल में जवाब है उसका। हाँ। ये क्या तो है? जादूगर कौन है? ये जो दिल्ली में बैठे हैं ना, ये जो जिसको लीडरशिप कहते हैं, आंखें बंद कर रखी है इन्होंने। मैं उम्मीद करता हूं उनके कान खुल रहे हों। ऐसे ही इन्हीं चीजों से पकड़ जो होती है ना वो ढीली हो जाती है। जैसे आपकी पकड़ कमजोर हुई फिर ऐसे रिजल्ट आते हैं। कांग्रेस पार्टी में ना चीफ मिनिस्टर बहुत पावरफुल चीज है, भाजपा में नहीं है। इसीलिए ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं लोग। भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव सहाय, फर्स्ट टाइमर रेखा शर्मा, फर्स्ट टाइमर मनोहरलाल खट्टर, रेखा गुप्ता, सॉरी रेखा गुप्ता, माफ कीजिएगा। और ये लोग ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं कि नहीं, ताकि कोई आग ना दिखाए। यहाँ क्या है? यहाँ सब चौधरी हैं। उस चौधराहट के कारण, सत्ता होते हुए रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टरशिप के कारण आप हार गए 2 सीटें हुई एमएलसी की। इसमें मेरा एक, और जबकि अगर मान लो टीआरएस जीत जाती, मान लेता मैं, बीजेपी, इतना समझ नहीं आ रहा। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मैं पता नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं गलत ही हूँ। रेवंत रेड्डी, आपको याद है जब वो अडानी से चेक लिया था उन्होंने और उनकी किरकिरी हुई थी, तो बाद में वापस किया था, आला कमान ने हड़काया था, बाद में वापस करना पड़ा था। वो उनके लिए एक बहुत बेइज्जती वाला मामला रहा होगा। मतलब आपने चेक लिया, फोटो जारी हुआ, आपको वापस करना पड़ रहा है। क्या ये लगता है स्किल यूनिवर्सिटीज के नाम पे? हाँ, क्या आपको लगता है कि ये जो 2 सीटें गई, इसके पीछे वो उससे उनकी नाराजगी, कुछ आला कमान को कुछ संदेश कि भाई हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो ये जादू तो छेड़ कहाँ रहे हैं वो उन्होंने आला कमान के प्रेशर में नहीं किया था। उन दिनों
राहुल गांधी हर रोज अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, हाँ। और उधर आप उनके मुख्यमंत्री 100 करोड़ का चेक ले रहे हो स्किल यूनिवर्सिटीज के नाम पे, तो वो तो इतना प्रेशर बढ़ा मीडिया रिपोर्ट्स का और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स का कि उनकी किरकिरी हो गई। अदरवाइज मुझे याद है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और वो राजस्थान जब पहुंची तो उसी वक्त अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अडानी के साथ में एमओयू साइन किए थे, मेरे हिसाब से कोई 10,000 करोड़ से ऊपर के थे। और राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि आप तो हर रोज बोलते हो अडानी देश खा गया, आपके सीएम तो साइन कर रहे हैं एमओयू के साथ में, तो बोला कि अगर कुछ गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। और राहुल गांधी है वैसा। एक उदाहरण देता हूँ, हाँ बताइए, हरियाणा, उदाहरण के साथ खत्म करेंगे। हाँ लास्ट है, हरियाणा का इलेक्शन, हरियाणा में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो गए, कहा कि सर सरकार में हमारी चलती नहीं है, तो बोले प्रोटेस्ट करो, बोले सरकार अपनी ही है, बोले फिर क्या हो गया, करो। हाँ, ये आपने पहले भी सुना है वो किस्सा। तो राहुल गांधी का जो नेचर है ना वो ऐसा ही है, मतलब प्रोटेस्ट करना है ना, सोचो मत कौन है, करो, विरोध करो। एक कमेंट बार बार आता है अपने शो में, अभी किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उस कमेंट का जो कई बार आता है, रिपीटेड आता है, वो ये आता है कि आप पे एक आरोप लगाते हैं दर्शक, क्या कि आदेश रावल पूरी कहानी सुनाते हैं कांग्रेस की, सबके बारे में बताते हैं और अंत में राहुल गांधी को आसानी से बचा ले जाते हैं, उनकी एक ऐसी छवि पेश करते हैं जिससे राहुल गांधी लगते हैं कि अरे बड़ा बउआ हैं, बेचारे हैं, उनको सब ठग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उनको, ऐसे। नहीं, राहुल गांधी बेचारे नहीं है और ना मैं उनको बचाने की कोशिश करता हूँ। उनके बारे में जो सच्ची बातें वो बताता हूँ। राहुल गांधी के बारे में अभी तक जो उनकी छवि गढ़ी गई इन पिछले जब से वो राजनीति में 20 सालों में, वो सिर्फ इस बात के लिए गढ़ी गई कि वो पप्पू है, मानते हैं सब, ये तो, और भारत जोड़ो यात्रा से पहले वही थी। जो उस आदमी की क्वालिटीज हैं वो कोई नहीं जानता, वो आज भी उसी छवि में जी रहे हैं, क्योंकि जब से सत्ता से बाहर हुए इनके पास रिसोर्सेज की कमी है और ये लोग वैसे लड़ती हैं जैसे बीजेपी लड़ती है। तो बीजेपी ने उनको वो तो खुद ही कहते हैं ये बात कि मुझे पप्पू बनाने बहुत पैसे खर्च किए और उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस भी थे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुझे अच्छे से याद है कि उड़ीसा में नियामगिरी करके कोई जगह है, वहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट था, आई थिंक वेदांता का था वो, और वहाँ ट्राइबल्स को लेकर राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट रुकवा दिया था। कहते हैं कि उस ग्रुप ने भी बहुत पैसे खर्च किए, कॉर्पोरेट्स ने बहुत पैसे खर्च किए राहुल गांधी की इमेज के ऊपर, बिगाड़ने के ऊपर। मैं जहाँ राहुल गांधी गलत होते हैं मैं कहता हूँ कि वो गलत है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आज पार्टी का हाल है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, क्योंकि नेता वो हैं, वो पिछली सीट पे बैठ के आंखें बंद नहीं कर सकते। ये आप कई बार बोल चुका हूँ कि ड्राइवर को आप इंटरव्यू लेने देंगे तो फिर आप जिम्मेदार हैं। हाँ, तो ये बात तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी के बारे में, तो फिर मैं उनको बचाता कहाँ हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि आज जो हालात पार्टी के हैं उसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, क्योंकि वो पार्टी के मालिक हैं। देखिए, अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है, आप और मैं तो है नहीं उसमें जी। तो जो लोग ये कहते हैं जिनकी शिकायत है, मैं क्योंकि राहुल गांधी की जो उनके बारे में जो अच्छी चीजें भी हैं, हर व्यक्ति की अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो मैं कई बार वो बोल जाता हूँ फ्लो में, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं उनको बचाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी कोई मंशा नहीं है अपनी। चलिए, जितना क्रिटिसाइज को मैं करता हूँ करता भी नहीं होगा। मंशा बस ये रहे कि ऑफ कैमरा में बातचीत होती रहेगी इसी तरीके। बिल्कुल रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आशुतोष बाबू? बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बस बुलंदी है। हाँ, हमारे दर्शक कैसे हैं वो भी बता दें, कमेंट करके वो बताएं। हाँ, वो कम कमेंट कर रहे हैं और करिए भैया। हाँ बिल्कुल, बताने की जरूरत है ताकि चीजें और धीरे धीरे इंप्रूव हो सके और दर्शकों से सीखने में बड़ा मजा आता है जिस तरीके से वो बताते हैं। तो ये जो हफ्ता रहा, जिस हफ्ते में हम लोग अभी बैठे हैं, काफी सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे इसकी चर्चा हो रही है, बिहार को लेकर की चीजें हैं, तो सब एक एक करके हम लोग चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, है ना। सबसे पहले बिहार पे बतिया लेते हैं। बिहार में ये चर्चा चल रही है, सरयू राय जो पहले बीजेपी में थे, अभी वो जदयू में है, झारखंड के लगभग मतलब सेकंड 2 में बड़े नेताओं में अगर गिना जाए तो सरयू राय हैं। सीनियरिटी में तो सबसे सीनियर है, लेकिन वैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी को घोषित कर देना चाहिए, एनडीए के नेताओं को घोषित कर देना चाहिए नीतीश कुमार का नाम। जदयू लगातार ये कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाने क्या कुछ चल रहा है, क्या तैयारी है? देखिए, चूंकि बिहार में चुनाव इस साल का एक ही चुनाव है, तो पत्रकारों के लिए मसाला जो भी मिलना है वो वहीं से मिलना है। तो मैंने किसी पार्टी के लीडर से पूछा, हमने कहा भाई जब आप लोग कह रहे हो, आपके सारे बड़े नेता कह रहे नहीं जी नीतीश ही सबसे बड़े नेता हैं हमारे और वो हमारे अगले नेता भी हैं, अभी के सब कुछ वही हैं,
तो हमने कहा भाई वो जब कह रहे हैं तो उनको सीधा सीधा क्यों नहीं घोषित कर देते हो एनडीए, कितने लोग हैं, सब लोग मिलके कर दो। तो नेताजी ने कुछ गोल मटोल जवाब दिया। उन्होंने कहा अभी तो चुनाव में वक्त है, 8-9 महीने का वक्त है, अभी और काम है, एनडीए अपनी तैयारी कर रही है। तो यहाँ 2 चीजें मुझे समझ में आई जी। पहला कि जेडीयू में ये है कि उनको जल्दी से घोषित नीतीश करवाना है, कुमार हाँ। को, मतलब उनमें है कि अब थोड़ा सा डरे करें, ऐसे कहें तो उनको थोड़ा सा संशय का मामला है बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई अगर आपको करना है तो पहले कर दो, 8 महीने बाद क्यों? भाई सारे नेता आपके मौखिक कह रहे हैं तो उसको कर दो। तो जेडीयू में एक धड़ा कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार अपने लोगों से संकेत दिलवा रहे हैं। सरजू राय का आपने ही उदाहरण दिया कि उन्होंने हालांकि कहा उन्होंने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये था कि भाई एनडीए को आप जो है पूरा तवज्जो दो, बैठकें करो, उनसे राय मशवरा करो, भले हम अकेले हैं जो उन्होंने अपने बयान में कहा, लेकिन फिर भी बातचीत होना चाहिए। तो एक तरीके से एक संकेत या कह लीजिए दबाव कि आप चुनाव के पहले घोषित कर दीजिए। कमोबेश यही स्थिति आप उधर भी देखिए, है ना, तेजस्वी के यहाँ भी देखिए, हाँ। इंडिया गठबंधन को देखिए, वो लोग भी गोल मटोल खेले पड़े हैं, है ना। अब तो बाप बेटे और माता जी सब वो उतर गए हैं और ये लोग शांत है, तो खैर वो अलग विषय है। वहाँ अलग है। वहाँ तो कमोबेश ये एक जानकारी है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर के ही लड़ेगी और नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में ही रहेगा। ये तो वहाँ क्लियर है। यहाँ पे क्लियर नहीं है। यहाँ पे जदयू चाह रही है, बीजेपी खुल के बोल नहीं रही है। मतलब सब कुछ ऐसा चल रहा है कि समय पे घोषणा होगी और चीजें बदल भी सकती हैं। देखिए संशय तो नो डाउट है, क्योंकि अगर आप कोई चीज मौखिक कह रहे हो, सारे बड़े लीडर कह रहे हैं, एक एनडीए के लोग भी कह, जीतन राम मांझी जी ने भी कह दिया कि भाई हमारे नेता यही हैं और भविष्य में सीएम वही रहेंगे। तो जेडीयू इतना ही चाह रहा है कि आप उसको घोषित कर दो। भाजपा से जो मेरी बातचीत, मतलब जो मेरे सूत्रों से निकले, वो अभी चूंकि करें संगठन में बहुत काम करना बाकी है, वो हमारे नेता हैं, उसमें कहने की क्या बात है। तो ये स्थिति है अभी ये मुझे लगता है इतने जल्दी कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन भले नाम घोषित ना कर रही हो, लेकिन बीजेपी चुनाव मूड में तो बिहार में पूरी चली गई है। अभी देखिए कि आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, इनका दौरा हो रहा है बिहार में। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बिहार में है, सुपौल में एक स्कूल का उद्घाटन करेंगे और तमाम चीजें ऐसी चल रही हैं। क्या है आरएसएस की तैयारी बिहार में? देखिए आरएसएस तो जाहिर सी बात है, वो उनके अपने योजना होती है, अपना काम होता है, लेकिन अभी हम बात करें कि वो गए हैं अन्य कामों में तो आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भी चुनावी राज्य होता है उसमें समय से पहले संघ अपना कदम ताल बढ़ा देता है, लोगों से संपर्क बढ़ा देता है, बातचीत बढ़ा देता है, लोगों के घर आना जाना शुरू हो जाता है, लोगों का मन आंकना, जो सबसे संघ का कोई सर्वे भाई साहब फेल नहीं होता। उनके यहाँ जो इनपुट होता है बहुत ग्राउंड इनपुट होता है और बहुत पक्का इनपुट होता है। कैसे काम करते हैं वो, मतलब क्या उनका देखो भैया, उनका कोई ऐसा वो किताबी मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा। उनका जो भी है वो डोर टू डोर मैकेनिज्म है ना। उनके अपने लोग होते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते हैं, उनकी छोटी छोटी टोलियां होती हैं, प्रांत की होती हैं, इवन गाँव की, और खासकर जो अपना छोटे छोटे जगहों पे जिनको कोई नहीं पूछता, उनके यहाँ भी संघ में उपक्रम है, उनके लिए भी काम करते हैं, उनके हित के लिए काम कर सकते हैं। तो उनकी वेदना को वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। संघ की पहुंच तो बहुत अच्छी, बहुत गहरी है, बहुत गहरी। तो इस नाते वो निकाल, तो अब आपने जो कहा कि अब यहाँ से आपको पता है बंगाल में भी जाना ही है, तो अब एक तरीके से संघ ने बहुत समय से पहले दस्तक दे दिया है। लोगों के भावनाओं को आंकेंगे, उसको अगर उनसे कोई लेना चाहे भाजपा लोग उन संपर्क करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या स्थिति है, मतलब ग्राउंड रियलिटी को जानने का काम अब शुरू हो चुका है संघ की ओर से। वो जांचने परखने का काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। बिहार में एक और दिलचस्प एंगल है इस बार, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को लेकर के अब मैं मिला था जदयू में कुछ नेताओं से, तो उन्होंने खारिज तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने दबी जुबान में ये कहा कि ये बीजेपी का सेट किए हुए हैं। आरजेडी भी यही कहती है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम पूरा बिहार बदलने आए हैं। उन्होंने पदयात्रा भी की, लंबा उनका पूरा काम रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार चुनाव को जोड़ करके बीजेपी की बैठकों में कुछ चर्चा होती है? कुछ आकलन बीजेपी के लोग भी तो करते ही होंगे कि भाई प्रशांत किशोर इतना नुकसान करेंगे तो नीतीश कुमार कमजोर होंगे, तो हमारी सीटें मजबूत होंगी। कुछ चलता है प्रशांत किशोर? देखिए पीके के बारे में एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इनके सब जितने विपक्षी पार्टी जिसके लिए काम करते हैं, बाद में वो भी कहने लगते हैं कि ये जो है भाजपा के आदमी है। तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं, और हो सकता है कि ये भाजपा को मजबूत करें, हो सकता है भाजपा
ही इनको जो है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए ये तमिलनाडु में पहुंचे हैं विजय के पास, है ना, तो कहीं ना कहीं मामला तो कुछ है। आपका भी सेंस कहता है ये? हाँ, मेरा ये आपका जर्नलिस्टिक सेंस ये कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ तो है इनका इतना एक्टिव होना, क्योंकि और वहीं एक्टिव होना जहां बीजेपी हाँ, को मदद की जरूरत है। तमिलनाडु में इनका पहुंचना, एक ही दिन अमित शाह का वहां होना, एक ही दिन इनका होना, और उनकी पार्टी का सेलिब्रेशन टीवी के अपने विजय जी के, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो कुछ ना कुछ तो गुड़ागड़ित चल रहा है, और पीके हो सकता है भाजपा के लिए अच्छे साबित हो। अच्छा, चलिए बिहार से चलते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र। और मैं ये देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो इन दिनों इस हद तक गरमाई हुई है कि कई बार दिल्ली से उतनी खबरें नहीं आ रही जितनी महाराष्ट्र से आती हैं। आप देखिए महाराष्ट्र की जो सरकार है, राज्य सरकार, वो कई मोर्चों पे घिरी हुई थी। वहाँ एक सरपंच की हत्या हुई थी, उसमें एक महाराष्ट्र सरकार के जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं उनका नाम आ रहा था, उनका इस्तीफा भी हो गया। उस पे सरकार घिरी हुई थी। एक केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ हो गया था, उस पे राज्य सरकार घिरी हुई थी। अब वो आजमी आ गए और उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी और वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुद्दा बन गया, महाराष्ट्र में मुद्दा बन गया। वहां तो पूरा मामला ही चेंज हो गया, सेंटीमेंट ही बदल गया, सेंटीमेंट ही बदल गया। महाराष्ट्र को लेकर के एक चीज और जो चर्चा में है वो ये है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो कलह हुई, जो खींचातानी हुई, उसके पीछे की कहानी जो कुछ लोग कहते हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, बाकी आप बताइएगा आपके सोर्स क्या कह रहे हैं। कि एकनाथ शिंदे मिले अमित शाह से, अमित शाह को उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है महाराष्ट्र का, मैं उप मुख्यमंत्री के पद पे कंफर्टेबल नहीं हूं। तो अमित शाह ने उनको इशारा दिया कि भाई आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए बीजेपी में, हम तब सोचेंगे। आपको लगता है कि ऐसी कोई बैठक हुई है, ऐसी कोई बातचीत हुई होगी, इसकी कोई गुंजाइश है? जो मेरी जानकारी है उसमें ये पूरी तरीके से बेबुनियाद एकदम बकवास मामला है। ऐसा कोई शर्त लेके वो ना यहाँ आए थे, ना इनसे ये कहा गया कि तुम जो है सब कुछ खत्म कर लो। इसके पीछे का खेल कुछ और है। क्या है? इसके उन्हीं के लोग हैं। अब आपको पता ही होगा एक नाम उद्धव गुट में जो सबसे ज्यादा बयान देने के लिए जाने जाते हैं, संजय राउत। तो ये संजय राउत साहब के दिमाग की एक उपज है, खुराफात है कि इस तरीके का मामला चल रहा है। आप सोचिए कि एक फुल फ्लैश पार्टी जो एक बहुत बड़े वृक्ष को हटा के पैरेलल खड़ी हो गई है, आज वो एनडीए में उनके नेताओं के जो टॉप लीडर हैं भाजपा के, उनके बगल वाली कुर्सी में ऐसे करके बैठते हैं। आपको क्या लगता है विलय करके उनकी क्या स्थिति होगी? जी पता है ना कितने विधायक हैं और कितने मंत्री हैं देश भर में इसमें भाजपा के। चौथी पांचवी रो में उनको कहीं जगह मिलेगा भाजपा में आने के बाद। तो मुझे इतने कच्चे नेता शिंदे एकनाथ नहीं लगते फिलहाल। तो ये पूरी तरीके से संजय राउत के दिमाग का खुराफात है मेरे हिसाब से, माफ करिएगा, लेकिन मेरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको जो लग रहा है आप बताइए। हाँ यही है मेरे को, आप ही का मंच है तो आप बताइए। हाँ तो मैं यही कहूंगा कि ये भाजपा से ऐसा ना वो शर्त लेकर आएंगे और ना ये बात कहेंगे। बहुत बड़े नेता बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, ये सब इशारों में बातें, इशारों। मैं जहां तक जानता हूं अमित शाह जी को बहुत थोड़ा ही मैंने सुना है, पढ़ा है, जितना देख रहा हूं बहुत कम बात करते हैं, बहुत सॉलिड पढ़ने सुनने से ज्यादा आप तो बीट कवर करते, मिलते भी होंगे, देखते भी होंगे, उनका हाव भाव। वो बहुत कम बातचीत करते हैं, मैं सीधी बात बताऊं, और बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं, है ना। तो वो ये ऐसी छोटी बातें वो फिलहाल सवाल ही नहीं उठता। वो ये कहें कि तुम अपनी पार्टी विलय कर लो, कहने के लिए उनके पार्टी में 20 लोग हैं, उनके संगठन में 300 लोग हैं जो जाकर बताएंगे कि आप ये करो। कहलवाएंगे, बड़े नेता कहलवाते हैं। यस, यही मैं कहना चाह रहा था। वो कहलवाना होगा तो कहलवा देंगे। ये सब फालतू बात है, ये सब संजय राउत के। तो ये फिर अभी जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में जो एक कलह दिखी, एक मनमुटाव तो दिखा। भाई देवेंद्र फडणवीस जो है वो उनके मामले खोल रहे हैं पुराने, उनकी सरकार के बने हुए। एकनाथ शिंदे बयान दे रहे हैं कि मुझे हल्के में कोई ना ले। तो ये इस कला का क्या मतलब है? भैया ऐसा है, आप देखिए, जब आप एसी कार से उतरते हैं और सीधे रिक्शे पे बैठते हैं या कह लीजिए कि नॉर्मल बस में बैठते हैं, तो पसीना उसीना होने लगता है ना, सुख दुख पता चलने लगता है सब कुछ। तो अभी शिंदे साहब के साथ वही हुआ है। वो जो सीएम वाली बड़ी कुर्सी होती है ना, और पूरा, और अब फिर एक तरीके से उप मुख्यमंत्री का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री तो नहीं है ना, राज्य का मुख्यमंत्री तो नहीं है ना। सही बात है। तो वो अप एंड डाउन जो है होता रहता है, वो उसी का हिस्सा है। और उनके पास जो उनके मुस्तकबिल में है, जो भाग्य में है, उसे स्वीकार करने के अलावा फिलहाल उनके पास कोई रास्ता
शेष नहीं है, क्योंकि केंद्र में उतनी पकड़ उनकी है नहीं कि भाजपा की केंद्रीय राजनीति को डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा, जब इनको सीएम बनाया गया था शिंदे साहब को और इनको कह दिया गया कि डिप्टी करो, तो उन्होंने एक विधानसभा में ही शायद कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, हाँ, घर मत बसा लेना, मैं घर लौट मत आऊंगा। बसा लेना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समंदर हूँ, मैं लौट कर आऊंगा। हाँ। तो मैं उन्हें बहुत मजा हुआ खिलाड़ी मानता हूँ। और अगर वो मुख्यमंत्री की वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ना होते तो मैं उनको केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रबल दावेदार मानता। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात आपने अच्छी कह दी। ओह, आपने मेरी यही पकड़ लिया। मैं देख रहा हूं कि तमाम समाचार चैनलों में कुल जमा 6-7 नाम चल रहे हैं इस वक्त। आप एक एक करके आप बताइए। नाम पहले तो आप बताइए कि आपको इन नामों से आप सहमत हैं कि नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, तो इन पे चर्चा करते चलें कि आप नहीं, बताइए, हम बोलें। सवाल मेरा दूसरा है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री एक शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम चल रहा है, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर जो है इनका भी नाम चल रहा है, भूपेंद्र यादव का भी नाम चल रहा है, और 2 महिलाएं हैं जो साउथ से, उनका भी नाम चल रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि बीजेपी में हम सब देखते आए हैं, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो नाम चलते हैं जिस पोस्ट के लिए वो नहीं बनते हैं। तो मेरा सवाल ये है आशुतोष कि ये जो नाम चलते हैं और ये जो पत्रकार नाम चलवाते हैं अपने अपने संस्थानों में, टीवी पे जो फ्लैश होता है, ये नाम चलते कैसे हैं, चलवाता कौन है, किस बैठकी में ये नाम उछलते हैं, कैसे उछाले जाते हैं, थोड़ा वो बताइए तो मजा देखो आए। भाई, इस पे हो सकता है मेरी आलोचना हो, पर मेरी जहां तक समझ, मैं ये बताता हूं, जिसको कुछ नहीं पता है पार्टी में, वो पार्टी में चुकी है। अब आप यहाँ हैं तो माना जाएगा ना कि भाई लोकमत में बैठे हैं आप, आपने कहा है, तो वो व्यक्ति जिसको कुछ पता नहीं है, वो एक नाम पे, जैसे हम 4 बैठे हैं, चर्चा हो गया तो उस पर मुस्कुरा दिया कि नहीं ये तो बात सही है, तो फिर वही फिर खबर बनने लगती है। इनको लगता हो सकता भाई इन्हें भनक रही हो, लेकिन आपको भी पता है कि भाजपा में भनक किसको है किसको नहीं है, तो ये सगुफा छोड़ने का काम होता है। हाँ, इससे फायदा जरूर पार्टी का होता है। क्या फायदा ये होता है कि जब आप कोई एक नाम चलाते हो ना, तो उसका इतिहास, भूगोल, दर्शन सब जो है पत्रकार बंधु हम जैसे लोग निकाल के लाके रख देते हैं, पूरी कुंडली खोज देते हैं। तो जो उनकी रिसर्च टीम है उनको, उनके पास भी जानकारी होता है, लेकिन नई नई कई चीजें पता चल जाता है और एक बढ़िया एंटरटेनमेंट का उनको मौका मिल जाता है। अब ये बात उनकी है, ऑफिसर से भाई ऐसे निकलता है। इससे अधिक मैं 2-4 लोगों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाजपा में ऐसा कुछ उपक्रम नहीं है कि बताया जाता है। हाँ, ये सगुफा छोड़ दिया जाता है, चलता रहे, क्या दिक्कत है, बन ले, जब तक नहीं कोई बन रहा है तब तक वही बन ले। कई लोग तो मुख्यमंत्री बन रहे थे, मैं भी बनाने आया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब बना कौन आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्थिति कमोबेश यहाँ पर रहती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य ऑफिस है, मुख्यालय है दिल्ली में, मैं कुछ दिन पहले चर्चा सुन रहा था कि अभी तो वहाँ पत्रकारों के लिए ये है कि आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, और वहाँ पे बैठने की एक जगह है, वहाँ बैठते हैं, चाय नाश्ता आता है, ब्रेड पकौड़ा समोसा वगैरह भी आता है। अरे भैया क्या चाह रहे हैं, वो भी न मिले, खबर न मिले तो अब आपको पकौड़ा भी खलने लगा है क्या? नहीं, वो मिले। मैं सुन रहा था चर्चा की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि अब वहां भी ना बैठना पड़े आप लोगों को, सड़क के दूसरी तरफ एक दूसरी इमारत बनाई जाए, वहां बैठे पत्रकार। ऐसी एक इमारत उनकी बनी हुई है ऑलरेडी। और अमूमन जो भाजपा की बड़ी ऑफिसेस, पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, वो वहाँ करते हैं। कोई बड़ा, जैसे जब ये लोकसभा चुनाव जीत के आए तो वहीं पे पीएम साहब वहीं गए थे। दोनों ऑफिसेज हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम है, प्रेस का है, वो पुरानी ऑफिस जो पहले बना रखा था, वो उसमें काम चलता है, और वहाँ लोग बैठना उठना होता है। जो भी मीडिया देखते हैं भाजपा वाले, वो लोग दो लोगों का ऑफिस नीचे है, बाकी ऊपर 2-3 फ्लोर जो है उसमें महासचिव और पार्टी पदाधिकारियों, मोर्चा, इन सब का बैठने का है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्रॉब्लम है, पर ठीक है, समोसा वमोसा तो मिलता ही रहता है, मिलता रहता है। अच्छा, एक आखिर में कर्नाटक भी थोड़ा सा बात करने का मेरा मन था। कर्नाटक में मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता, मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार, दोनों का आपस में रह करके वो चलता रहता है, वो है ना, सौतनिया डाह जो कहते हैं, वो चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना कर्नाटक में और ना केंद्र में। नहीं, आपने ये बड़ी अहम चीज ऑब्जर्व की, और इस बात को लेकर मैं भी सोच रहा था कि साउथ के कई नेता आएंगे और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखिए जी, एक कर्नाटक में जंगल राज हो गया है, वहाँ पे सत्ता बेकार है, 2 सीएम के लोग लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए, कुछ नहीं। ये मेरा एक्सपेक्टेड था कि 2-3 कॉपीज इस पर लिखने को मिलेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगा, लेकिन जिस तरीके से इस विषय को पूरा ठंडे बस्ते में डाला गया है, वो राजनीतिक तौर पे कई सवाल खड़े करता है। जैसे
डीके साहब का सदगुरु के कार्यक्रम में जाना, है ना, जिस कार्यक्रम में अमित शाह गए अमित थे। शाह मंच साझा, दोनों बीच में आप देखे होंगे सदगुरु और इधर दोनों लोग मंच साझा करना। उसके पहले जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि कुंभ में नहाने से क्या नौकरी नहीं बढ़ेगी, ये नहीं बढ़े, तमाम बयान आता है। उसके ठीक 9 दिन बाद जाके कुंभ में बाकायदे वो डुबकी लगाते हैं परिवार के साथ, और उसके बाद एक उनका और बयान आता है कि मैं जन्म से हिंदू हूँ, रहूँगा, कोई मुझे रोक, ऐसा कुछ करके बयान आता है। तो कहीं न कहीं भाजपा वहाँ एक अवसर की तलाश में तो है। अच्छा। देखिए डीके साहब बड़े, मैं जो देखता हूँ बड़े मजबूत, और जो भूमिका उन्होंने निभाई सरकार बनने के बाद, जो दिखाया आला कमान के प्रति समर्पण, वो बेहतर है। लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ खेल तो कुछ तो अंदर वहाँ चल रहा है, बाहर ना आए। अगर वहाँ स्थितियां बिगड़ी, फूट की स्थिति बनी या कोई ऐसी स्थिति बनी, तो भाजपा उस अवसर को लपकने के लिए तैयार है। आला कमान पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। अच्छा। कि राज्य की सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है ना, कितना ये लोग, क्योंकि मजबूत तो है ही। देखिए लोकसभा चुनाव में भी इनकी स्थितियां कोई, तो अब जनाधार तो उनका हो गया है। तो उस अवसर का लाभ जो है, आपने देखा ही होगा मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, बिल्कुल, है ना, वो कितने 19 महीने 18 महीने का था। हाँ, यही मामा ने खेल कर दिया था। तो वैसे इधर भी मामा, वैसी तैयारी भी यहाँ भी चल रही है। क्यों नहीं रहेगा, स्वाभाविक है भाई, स्वाभाविक है, रहना भी चाहिए। तो उस इंतजार में है, लेकिन वो इंतजार की घड़ी आप देखिए कि इतनी कितनी ये गंभीरता दिखा रहे हैं कि कोई पीसी नहीं कर रहे हैं, एकदम शांत बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन मजा ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा चल रहा है। मीम चलता है ना कि दो लोग लड़ रहे हैं तो पॉपकॉर्न मंगाओ बैठ करके देखें, वो वाला है नहीं, पार्टी नेता वाला। अलाव जल रहा है, ये हाथ सेके जा रहे हैं, इंतजार सही समय, और मौके का इंतजार में है कि कब सही मौका आए तो जाकर उसको हथौड़ा मार। मुझे लगता है कि चूंकि कांग्रेस आला कमान भी बात को समझ रही है, तो वो लोग भी इस स्थिति से निकलने को तैयार हैं। और डीके का भी एक बयान आया था कि आला कमान जो भी कहेगी वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो ये लोग भी ज्यादा कूद नहीं सकते, नहीं कूद के अपना पैर वैर तोड़वा के चले आए राजस्थान की तरह। राजस्थान में यही हुआ था ना, भारतीय जनता पार्टी के पत्ते जल्दी खुल गए थे, फिर वो सचिन पायलट अब वो नहीं खोलेंगे, अब वो दूसरा सचिन पायलट हाँ नहीं तैयार करेंगे। हाँ वो ऑफर लेकर आएंगे, फिर ये कहेंगे सोचते हैं। अब थिएटर वेटर भी किया क्या आपने? थिएटर किया तो नहीं, पर मेरी रुचि बहुत है उधर, है ना, वो दिखता है आपकी बातचीत में। मेरी बड़ी रुचि है। और अब तो भैया वही है कि अपने अवधि में कहावत है कि भूल गए राग रंग, भूल गए खजड़ी, 3 चीज याद बा, नून तेल लकड़ी। तो अब तो उसमें लग गए, एक समय था मजा आता था उसमें। चलिए थी अपनी, हम लोग बातचीत में थिएटर को कोशिश करेंगे कि आपके अंदर का जो एक्टर है उसको निकाल क्यों नहीं हमारे भाई लोग नाराज ना हो कि ये क्या नौटंकी शो बना लिया है। तो हमारी बात करने की थोड़ी शैली ऐसी ही है। नहीं तो कोई बात नहीं, कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, कई लोग कोई नाराजगी नहीं है। हम मुझे अपने दर्शकों पे भरोसा है, हम लोग जो भी बातचीत करेंगे बस मौके और मार्के की बातचीत करेंगे ना, पब्लिक पसंद करती है। हाँ ठीक है, तो जारी रहेगा। चलिए फिर भेंट होती है, बिल्कुल ऑफ कैमरा के अगले। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपको। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर ऑफ कैमरा में। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए आशीष जी कि अबू आजमी ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद उनका निलंबन हो गया है। महाराष्ट्र से बाहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको लेकर के बयान दिया है। ऐसा लग रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है अबू आजमी के बयान से। लेकिन क्या ये इतना सीधा मामला है? मुझे जहां से दिख रहा है कि अबू आजमी ने जब बयान दिया तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो कई मोर्चों पर घिरी हुई थी और इस एक बयान ने पूरी राजनीति बदल दी महाराष्ट्र की। थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी आप बताइए। विकास जी देखिए, अबू आजमी का जो बयान आया है वह ऐसे वक्त आया है जहां हम राजनीति में टाइमिंग की बात करते हैं, तो जो टाइमिंग है वो कहीं जगह पे बहुत परफेक्ट है बीजेपी के लिए। ये तो महाराष्ट्र की जो सरकार है ये बीजेपी के साथ, उनके पास एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना पार्टी है, अजित पवार जी की एनसीपी की पार्टी है, और ये 3 पार्टियों की सरकार चल रही है। बीजेपी के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जिस तरह से 3 मार्च को महाराष्ट्र असेंबली सेशन शुरू हुआ, उसी दिन सोमवार को महाराष्ट्र में राजनीति एकदम गरमाई। इसका कारण था पुना स्वारगेट का जो बलात्कार का मामला सामने आया। वहां पे जिस तरह से
मंत्री जी की बयानबाजी हुई और जिस तरह से पुलिस इंक्वायरी चल रही है उस पर से अ, अधिवेशन के पहले ही दिन वो मामला गरमाया जाने से सरकार बैकफुट पे गई। और रही बात बीड़ का जो सरपंच का हत्या का मामला है, उसमें मंत्री महोदय धनंजय मुंडे इनकी भी एक चर्चा थी कि उनका रेजिग्नेशन लिया जाए और वो एक असल में ऐसा मुद्दा था कि गवर्नमेंट ने वो मुद्दे को इतना भुनाया और उसमें इतनी राजनीति हुई है देवेंद्र फडणवीस जी के तरफ से भी और अजित पवार जी के तरफ से भी और खुद धनंजय मुंडे भी आ, इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि जैसे सरकार उन्हीं की है और उनको सरकार से निकाला नहीं जा सकता। ऐसे दिन पहले ही दिन असेंबली सेशन के अबू आजमी का ये बयान आया। ये कहीं ना कहीं ये बयान जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र की उसको मददगार साबित हो इस लिहाज से किया गया, ऐसा विपक्ष का मानना है। फिर भी जबकि अबू आजमी औरंगजेब को लेके जो औरंगजेब के बारे में महाराष्ट्र के घर घर में अच्छा नहीं कहा जाता है। औरंगजेब महाराष्ट्र में आया, वो छत्रपति संभाजी महाराज से लड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से बेहाल करके उसने मारा, उस कारण औरंगजेब के प्रति यहाँ पे बहुत घर घर में नफरत है, ये मैं आपको बोल दूं। इसका कारण ये है, जिस उपन्यास पे ये फिल्म बनी छावा, वो जो उपन्यास है वो भी छावा नाम के ही साथ है। हर एक घर में एक कॉपी छावा की आपको मिलेगी। हर एक घर में छावा की स्टोरी लाइन छोटे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब कहते दिखेंगे। तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज जो भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ऐसा श्रद्धा का स्थान महाराष्ट्र के घर घर में देखा जाता है। और महाराष्ट्र ये पहले से मानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये मुस्लिम विरोधी नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद जब औरंगजेब दिल्ली से उठ के महाराष्ट्र में आया और यहीं दफना दिया गया, लेकिन उस दौरान जितना देर वो महाराष्ट्र में रहा उसने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा, उनको मारा और जिस तरह से मारा वो आप छावा मूवी में देख रहे हैं। और ये सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा थे और वो एनकैश सरकार के लिए करे ऐसा अगर अबू आजमी ने किया होगा तो वो किसी को भी पसंद नहीं आया, ना विपक्ष को आया, ना रूलिंग पार्टी बोले तो महायुति सरकार एनडीए को भी। और फिर आज क्या हुआ, कल उनका जो निलंबन हुआ है वो ऑल पार्टी प्रपोजल के थ्रू हुआ है। चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र के सीनियर मंत्री है, उन्होंने वो प्रस्ताव रखा उनके निलंबन का और वो बहुमत के साथ पारित हुआ है। इतना ही नहीं, उस पर एक डिबेट भी हुआ और वो डिबेट में भी जो चीजें आई है कि औरंगजेब का ग्लोरिफिकेशन, उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। औरंगजेब भले ही दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में उसको बड़ा किया गया होगा, कहा जाता होगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिए वो पहले भी विलन था, अभी भी विलन है। ये महाराष्ट्र के सेंटिमेंट्स है जो फ्लोर ऑफ द हाउस दोनों सदन में आए हैं। अब रही बात अबू आजमी ने ये बयान क्यों किया, मैंने जैसे बोला था कि सरकार बैकफुट पे थी, इतने सारे मसले सरकार के ऊपर थे कि सरकार को डिसीजन लेना है। अगर सरकार डिसीजन लेती है तो धनंजय मुंडे का इस्तीफा होता है, सरकार डिसीजन लेती है तो माणिकराव कोकाटे जो दूसरे मंत्री है जिनको 2 साल की सजा हुई है। और आपको पता है कि लिली थॉमस केस जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 2013 का, कि कोई भी विधायक भले ही वो खासदार हो आमदार हो, अगर उसको लोअर कोर्ट ने भी 2 साल की सजा या उसके ऊपर सुनाई तो इमीडिएटली उसका विधायक पद जो है आमदार की हो या खासदार की हो वो रद्द की जाती है, वो खारिज होती है। जो धनंजय मुंडे का इस्तीफा तो एक दिन पहले हो चुका था ना, जिस दिन अबू आजमी ने बयान दिया उसके एक दिन पहले ही धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ था। नहीं, अबू आजमी का बयान ये मंडे को आया, सोमवार को आया, जिस दिन धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं हुआ था। लेकिन सोमवार को क्या हुआ, सोमवार को शाम में जो सरपंच के हत्या के चार्जशीट के फोटोज थे वो इतने वायरल हो गए और टीवी पे सब तरफ चलने लगे। फिर रात में ये डिसीजन हुआ देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और सब लोगों का मिलके बैठ के कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा कर लेंगे और फिर दूसरे दिन मंगलवार को
धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया और फिर ये भी मुद्दा आया कि अबू आजमी ने ये बयान किया है और इसको भी फिर मंगलवार को बहुत इसका बयानबाजी हुई, सबने न्यूज कैरी की और फिर उसके ऊपर विधान परिषद जो कि हमारी जो विधान काउंसिल है लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें भी वहां के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं, अंबादास दानवे, उन्होंने एडजन मोशन रखा कल। तो ये 2-3 दिन चला। अबू आजमी का बयान मंडे दोपहर में आया। मंगलवार को उसके ऊपर राजनीति गरमाई, दोनों सदन में बहुत हंगामा हुआ और कल बुधवार को उनका निलंबन हो गया है। तो इस तरह से ये चला और इसमें हुआ क्या कि मानिकराव कोकाटे जिनकी आमदार की या एमएलए-शिप जो रद्द होनी थी वो हुई नहीं, उनको प्रॉपरली बचाया गया और फिर उतनी देर में सेशन कोर्ट का भी डिसीजन आया और वो जो लोअर कोर्ट को उन्होंने स्टे दे दिया, तब वो भी बच गए। अभी कल जय कुमार गोरे करके एक दूसरे मिनिस्टर हैं, बीजेपी के ही हैं, वो भी अड़चन में आ गए हैं। वो उनके ऊपर भी अभी उनके भी इस्तीफे की मांग हो रही है। जो योगेश कदम जो एमओएस है राज्य मंत्री, उन्होंने भी स्वारगेट पुनः बलात्कार मामले में जो बयान किया, उनके भी इस्तीफे की मांग हो रही है। तो गवर्नमेंट ये चारों तरफ से घिर गई है और ये घिरी हुई गवर्नमेंट को बाहर निकालने का रास्ता अबू आजमी ने दिखाया। भले ही उनका अभी जो सस्पेंशन हुआ है वो पूरा अधिवेशन टाइम तक हुआ है, 26 मार्च तक का। उनको अभी विधान भवन के प्रीमाइसेस भी आने की बंदी कर दी गई है। जैसे कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, उन्होंने तो बोला कि उनको हमारे तरफ भेजिए, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। यहां तक के वही सेंटिमेंट्स महाराष्ट्र में भी आई है और ऑल पार्टी आई है। लेकिन इसमें क्या है, अब देखिए विपक्ष भी क्या कर रहा है कि सिर्फ अबू आजमी का स्टेटमेंट नहीं है, उसके पहले 2 ऐसे स्टेटमेंट आए जहां पे उनकी अरेस्ट की मांग हो रही है। एक है अभिनेता राहुल सोलापुरकर, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लेके ये बयान किया था कि आगरे के किले से निकलते समय उन्होंने ब्राइब दी। तो वो ऐसा बयान किया तो उनके भी अरेस्ट की जाए, ये मांग हो रही है और उनका पूरा बैकग्राउंड ये आरएसएस का है। दूसरी मांग हो रही है, एक भूतपूर्व पत्रकार, मेरे सहकारी 10 साल रह चुके हैं, प्रशांत कोरेटकर नागपुर के, उन्होंने फोन पे धमकी दी एक इतिहास संशोधक को, हिस्टोरियन को, और उसको धमकी देते समय उन्होंने जो बात नहीं कहनी थी वो कह दी। वो ये बात कही कि आप भूलो मत कि यहाँ किसका शासन है, देवेंद्र फडणवीस जी का शासन है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उनकी भी अरेस्ट की मांग हो रही है, वो अभी फिलहाल फरार है। तो ये दोनों को छुपाने के लिए अबू आजमी का स्टेटमेंट आगे आया और कल इसी पे बहस हुई कि अबू आजमी का अगर सस्पेंशन हो रहा है तो फिर ये दोनों का क्या करोगे, और इस पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। अभी भी आज भी इसी के ऊपर हंगामा हुआ है। तो अबू आजमी ने अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है आशीष जी, आप महाराष्ट्र की राजनीति को इतने अच्छे से समझते हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके यहाँ क्या कानाफूसी होती है आपको पता चलती रहती है, इतना तो मुझे भी पता है। ये जो अबू आजमी ने उठ करके एकदम से बयान दे दिया औरंगजेब के खिलाफ, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके की एक धारणा है, घर घर में जिस तरीके लोग नफरत करते हैं औरंगजेब के किरदार से, इतिहास में जो उसका योगदान है उसकी वजह से, तो अबू आजमी ने जो ये बयान दिया, इसकी वजहों को थोड़ा डिकोड करेंगे। मतलब क्यों बयान दिया, क्या वाकई वो ऐसा फील करते थे, या इतने शुरूर, इतने इतने अंदर तक घुसे हुए राजनेता है अबू आजमी की, उनको पता था कहीं से कुछ सिग्नल मिला और उन्होंने एक बयान दे दिया जिससे कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार जो कई मुद्दों पे घिरी हुई थी, अब फ्रंट फुट पे आकर के इस मामले पे मतलब खेल पा रही है। तो इस उनके बयान देने की वजहों को थोड़ा डिकोड करिए हमारे दर्शकों के लिए। ये तो आपने क्लियर कर दिया कि उनके बयान देने की वजह से महाराष्ट्र की सरकार जो कई मुद्दों पे घिरी हुई थी अभी थोड़ी राहत महसूस कर रही है, लेकिन बयान दिया क्यों अबू आजमी ने, इसको थोड़ा डिकोड करिए। देखिए, अबू आजमी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है शिवाजी नगर मानखुर्द, वो ऑलमोस्ट मोर देन 60% पॉपुलेशन या वोटर्स जो है वो यूपी से मुस्लिम कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, यानी यूपी के मुस्लिम उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा है। स्वरा भास्कर ने भी ऐसा ही ट्वीट किया था छावा मूवी को लेके,
और वैसे ही बयानबाजी थोड़ी सी करने की कोशिश की तो स्वरा भास्कर को बहुत ट्रोल किया गया महाराष्ट्र से। मैंने खुद ने भी स्वरा भास्कर को ट्रोल किया, बहन आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, महाराष्ट्र के सेंटिमेंट्स ये औरंगजेब को लेके अलग है। आप जो बोल रहे हैं आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में औरंगजेब को देखती हैं, हम औरंगजेब को महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। और हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज सर्वतोपरि है। तो आप ये बात ना कहें, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे। उन्होंने स्वरा भास्कर ने फिर एपोलॉजी दी और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं कहना था। ये कहीं ना कहीं बात स्वरा भास्कर के जो हस्बैंड है फरहाद अहमद, जो सपा से बिलोंग थे, जो अभी शरद पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ है, वहां से वो चुनाव भी लड़े, सना मलिक के खिलाफ हार गए। और अबू आजमी जो नवाब मलिक से जीते शिवाजीनगर मानखुर्द कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो अबू आजमी को ये पता है कि ये जो सेंटिमेंट्स, ये औरंगजेब का ग्लोरिफिकेशन या उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करना, ये अपने वोटर के लिए एक खुश करने वाली बात है। तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है विकास जी, महाराष्ट्र के विपक्ष में अभी सब एक दूसरे के साथ कोई नहीं है। हर एक जन, हर एक पार्टी अपना खुद का देख रही है। ना कांग्रेस भी खुद का देख रही है, शरद पवार जी भी अपना ही देख रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी अपना देख रहे हैं। वहां पे सपा जिनके 2 एमएलएज हैं वो कहां जाएंगे? उनको भी अपनी न्यूसेंस वैल्यू दिखाना है, उनको भी अपना उपद्रव मूल्य दिखाना है। तो कहीं ना कहीं अबू आजमी, उनको ये पता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी की है। वहां 60% से ज्यादा वोटर जो वोट करते हैं एक्चुअल में वो यूपी से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो उनको उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी की फिक्र पड़ी है, इसलिए भी हुआ है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है, अब देखिए जितने विपक्ष पे आमदार लोग हैं, एमएलए लोग हैं, इन सबको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम करना है गवर्नमेंट से। तो अबू आजमी अगर गवर्नमेंट को कुछ मदद कर देते हैं औरंगजेब के ऊपर बयान करके और असल मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं विपक्ष का, तो सरकार के लिए ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो असेंबली सेशन है, यहाँ स्टेट का बजट आना है 10 मार्च को, और वो स्टेट के बजट में से कुछ रेवेन्यू ये अबू आजमी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना है। तो उसके लिहाज से भी गवर्नमेंट के साथ डील करते हुए अबू आजमी ने ये बयान किया होगा। उनको लगा नहीं कि ये इतना बूमरैंग होगा। इस पे हुआ क्या कि छावा फिल्म, छावा मूवी से क्या हो गया है कि घर घर में वही पुराना जज्बा आ चुका है। लोग इस मूवी को ऐसे देखने जा रहे हैं जैसे मंदिर में जा रहे हो। तो उसमें उनका टाइमिंग फंस गया, गड़बड़ हो गया, और उसका खामियाजा ऐसा हुआ कि उनको अभी 26 मार्च तक, जब तक के ये असेंबली सेशन है, उनको सस्पेंड किया गया। तो वो बूमरैंग वाली बात हो गई, लेकिन गवर्नमेंट का काम हो गया, सरकार का काम हो गया। आपने अपनी बातचीत में कहा कि स्वरा भास्कर ने जब औरंगजेब को लेकर के लिखा महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, तो आपने ट्रोल किया। लेकिन जो आपने बताया उसके आधार पर मैं आपको बताऊं आशीष जी, इसको ट्रोल करना नहीं कहते हैं, ट्रोल करना कुछ और होता है। आपने अपनी असहमति जताई, और ये हम सब कर सकते हैं। अगर कोई कुछ कहता है, हमें वो बात अच्छी नहीं लगती, तो हम अपनी असहमतियां जताते हैं। ट्रोल करना कुछ और है, और आपने बिल्कुल और ट्रोल मैंने नहीं किया स्वरा उसमें भास्कर विकास को, जी, मैंने ऐसा लिखा था, डियर स्वरा भास्कर, बीइंग अ फैन ऑफ यूअर्स, मैं डिसअपॉइंट इसलिए हुआ हूं कि आपको महाराष्ट्र की हिस्ट्री पता नहीं है, महाराष्ट्र की लेगेसी पता नहीं है, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी लेगेसी पता नहीं है। आप सिर्फ औरंगजेब को नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रही हैं। हालांकि औरंगजेब जब यहाँ महाराष्ट्र में आया तो वो वापस नहीं जा पाया। उसकी कब्र यहीं छत्रपति संभाजी नगर के पास खुलताबाद में है। वो वापस नहीं जा पाया। वो आया था छत्रपति संभाजी महाराज को मारने, उसमें वो सफल भी हुआ, लेकिन वापस नहीं जा पाया। उसकी कब्र महाराष्ट्र में ही है। तो एक सेंटिमेंट्स महाराष्ट्र में घर घर में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, और औरंगजेब यहाँ पे हीरो नहीं है। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। छावा फिल्म, पिछली बातचीत हमारी जब हुई थी तो ऑफ कैमरा, मतलब वाकई में ऑफ कैमरा, रिकॉर्डिंग से पहले आपने बताया था कि विकास छावा महाराष्ट्र के लिए सिर्फ फिल्म नहीं है, फिल्म के इतर इसका गहरा प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति में भी पड़ने वाला है।
आज की बातचीत में भी आपने बताया कि छावा देखने लोग जा रहे हैं वैसे जैसे मंदिर में जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे एक तो ये है कि छावा फिल्म का महाराष्ट्र की राजनीति पे क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? किस तरीके की गोलबंदी हो रही है? मराठा समाज जो था वो बीजेपी के खिलाफ रहा है। क्या इस फिल्म की वजह से कुछ चीजें बदल रही हैं? एक तो ये बताइएगा। और सवाल का दूसरा हिस्सा मेरा ये है कि जिस उपन्यास पे ये फिल्म बेस्ड है, शिवाजी सावंत की वो उपन्यास है जिसको लेकर के आपने कहा कि वो महाराष्ट्र के घर घर में मिलती है। लेकिन क्या है इस किताब के बारे में भी थोड़ा बताइए। मतलब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूं कि शिवाजी ये सावंत की जो ये किताब है जिसपे ये फिल्म बेस्ड है, उसके बारे में भी सवाल के दूसरे हिस्से में थोड़ा बताइएगा। क्या है किताब में, कल्पना कितना है, फैक्ट कितना है, बताइएगा। बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि देखिए 1 फरवरी को यूनियन बजट जिस दिन था, उस दिन विकी कौशल हमारे ऑफिस आए थे। और विकी कौशल और ये छावा मूवी के जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर, उनकी हमने एक फिल्मी पंचायत बिठाई। मैंने खुद वो इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो और 14 तारीख को, 14 फरवरी को छावा रिलीज हुई। यानी हमने ऑलमोस्ट 14 दिन पहले विकी कौशल और लक्ष्मण उतेकर जो डायरेक्टर है उनसे बात की थी। और बात करते समय किस जज्बे से ये मूवी बनाई गई, ये दोनों के जो कुछ वो बता रहे थे उस पे से ध्यान आ गया। और जहां तक कि ये मूवी की बात है, बहुत अच्छे से बनाई गई है। और इसकी जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, वो भी इस तरह से ये किया गया है कि इसमें सेंटिमेंट्स को ज्यादा जगह दी है। जिस तरह से लोग आज तक के पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और भी किताबें आई है। मैं सिर्फ ये आपको बता दूं, छत्रपति संभाजी महाराज को लेके 2 बहुत पॉपुलर किताब है। एक है छावा, जो शिवाजी सावंत की है, और दूसरी संभाजी नाम से, जो विश्वास पाटिल करके एक्स ब्यूरोक्रेट कम राइटर, नोटेड राइटर महाराष्ट्र के, जिन्होंने बहुत इतिहास पर या हिस्ट्री किताबें लिखी हैं, उनकी। तो ये किताबों में ये हमेशा देखा गया है कि कोई कल्पना विलास नहीं है। क्या है, छत्रपति संभाजी महाराज को लेके इतना उनका 32 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। और तब तक के यानी वो पहले आगरे के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बंदी थे, फिर वहां से उनकी मुक्तता हुई, दोनों बाप बेटे वापस महाराष्ट्र आए। आने के बाद उन्होंने शिवाजी महाराज की लेगेसी आगे बढ़ाने का काम किया। शिवाजी महाराज के बाद वो गद्दी पे आए और उनके खिलाफ उन्हीं के अष्टप्रधान मंडल में से बगावतें होने लगी, उनके खिलाफ राजनीति होने लगी। वो खुद भी बहुत बड़े पैमाने पे हर एक इसका आस्वाद लेते थे। बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे, और हर चीजों को समझते थे। भाषाएं बहुत जानते थे, संस्कृत के पंडित थे, मराठी के थे, प्राकृत के थे। तो वो एक तरफ एज ए राजा वो रूल भी कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनके जो अंदर जितने भी गुण थे उसका भी वो आस्वाद ले रहे थे। उसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके बारे में गलत भी लिखा गया है, उनके बारे में अच्छा लिखा नहीं गया है, बहुत बार मिस इंटरप्रिटेशन भी हुआ है, और बहुत बार उनको ऐसा बताया गया कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ भी थे, और उनसे उन्होंने बगावत भी कुछ समय के लिए की थी। यानी उनकी जो पर्सनैलिटी है उस पे इतने सारे एंगल्स थे कि वो कोई एक किताब में आना मुश्किल नहीं था। तो क्या हुआ था कि महाराष्ट्र जो 1 मई 1960 में जो स्थापन हुआ, तब फिर ये डिमांड बढ़ने लगी कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे, और उनका भी एक पराक्रम शौर्य रहा है। लेकिन बीच के कुछ शतकों में उनके बारे में अनाप शनाप लिखा गया है। और फिर छावा ये जो आई, और इसमें मैं आपको बता दूं, सिर्फ कल्पना विलास नहीं है, ये एक्चुअल में हुए हैं वैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हिस्टोरिकल एविडेंसेस प्लेसेस पे मिलते हैं। यानी फिल्म में जो जो सीन दिखाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, ये एक्चुअल में महाराष्ट्र में आप वहां विजिट कर सकते हो। वहां पे आज भी वो चीजें हो, या वो वहां के बारे में लोग वहां बातें करते हो, या कुछ निशानियां आज भी एविडेंस के थ्रू
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहा हूं, वो वहां पे है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये फिल्म हिंदी में आई, खासकर जिस बड़े पैमाने पे बिग बजट फिल्म बनी है, विकी कौशल जो आज मेगा स्टार है, वो उसमें लीड रोल कर रहा है और जिस खूबसूरती से उसने वो रोल को निभाया है, हैट्स ऑफ टू हिम। और जिस तरह से एक एक कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। अक्षय खन्ना ने जो औरंगजेब की भूमिका निभाई है, वो काबिले तारीफ है। तो इससे क्या हो गया है कि जब आप वो मूवी देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो ईरा में हम 3 साढ़े 3 घंटे चले गए हैं। यानी पिन ड्रॉप साइलेंस है थिएटर में। लोग एक एक संवाद, एक एक डायलॉग इस तरह से सुनते हैं और बाद में उनका पूरा वो इतने नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि उसमें फिर उन्हें रोने लगते हैं, कोई चिल्लाने लगते हैं और ये हकीकत में हो रहा है। तो ये क्यों हो जी। रहा है? क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं, इतना ही नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज का खुद का इतिहास जो है, वो लोगों को उनके मन की धारणा की तरह दिख रहा है कि ये हुआ था, ऐसे मारे गया था और इस तरह से उन्होंने ये सब किया, उनको इस तरह से मदद हुई, उनके बारे में इस तरह से बगावत हुई। तो ये सब जो सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वो मूवी में देख रहे हैं। और मैं यही बात कह रहा था आपसे कि जब छावा रिलीज होगी तो लोग ये भूल जाएंगे कि छावा में औरंगजेब है, ये मुस्लिम शासक है, मुगल सम्राट है, मुगल बादशाह है और छत्रपति संभाजी महाराज ये बीइंग छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे भी, तो वो कन्वर्शन जो है कि धर्म, औरंगजेब उनको बोल रहा है कि तू मुस्लिम हो जा, मुसलमान हो जा और वो नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीजें इसमें आएंगी तब लोगों के सेंटिमेंट्स प्रो हिंदुत्व होंगे। और बीजेपी को यही लगा था कि जब छावा रिलीज होगी तो यही सेंटिमेंट्स लोगों में दिखेंगे, लोग यही कहेंगे कि औरंगजेब जो यहाँ महाराष्ट्र में आया था वो संभाजी महाराज को कन्वर्ट करने के लिए ही आया था। उसका इंटेंशन ये था कि संभाजी महाराज को मुसलमान बनाए, क्योंकि आशीष जी, आपने बहुत विस्तार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई हमें और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी समृद्ध हुआ आपकी इस बात से। मैं जानना चाहता हूं कि फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म रिलीज होने के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे आज की तारीख में इस फिल्म का क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, अपोजिशन तो बैकफुट पे है कि हिंदुत्ववादी या हिंदुत्व सेंटिमेंट्स ये वापस फोरफ्रंट पे आ रहे हैं और अपोजिशन ये तय नहीं कर पा रही है कि असेंबली इलेक्शन के जो परिणाम आए हैं कि इतना बड़ा स्विंग ये बीजेपी की तरफ और बीजेपी के साथ जो थे एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी यानी एनडीए की तरफ गई। तो अभी महाराष्ट्र का अपोजिशन भी ये देख रहा है कि सेंटिमेंट सही में प्रो हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र में ज्यादा हुए हैं और छावा इसमें बहुत बड़ा मील साबित हो रहा है, मील का पत्थर साबित हो रहा है। अभी आपको पता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हर एक मिनिस्टर अपने अपने गांव, इवन मुंबई में जहां के असेंबली सेशन शुरू है, कल ही जो महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना की मंत्री है आदित्य तटकरे, उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग पूरे आमदारों के लिए रखा था। तो जगह जगह पे स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है, बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, अजित पवार के लोग करवा रहे हैं, शिंदे जी तो खैर आगे ही रहते हैं, उन्होंने तो फतवा ही निकाल दिया है कि सब स्पेशल स्क्रीनिंग करो। विकी कौशल भी हर एक स्टेज पे रायगढ़ भी जाके आए और छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के ऊपर उन्होंने अपना माथा भी टेका, वहां पे भाषण भी किया। तो विकी कौशल भी इस तरह से देखा जा रहा है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो ये होना था और ये होता है। समय के साथ चीजें बदलती है, लेकिन महाराष्ट्र का जो पूरा सेंटिमेंट्स है ना सर, मैं आपको बता दूं, यहाँ का आदमी जो है, मराठी आदमी, वो श्रद्धा आस्था तक ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल रियलिटी में देखता है तो वो यही दाल चावल आटा इसके भाव, हमें कौन सी सुई सुविधा देते हो नहीं देते हो, ये हमें कितना रिलीफ आप टैक्स में देते हो, ये इसी के ऊपर ही वो ज्यादा निर्भर रहता है। कोई ये नहीं मान सकता कि हमने महाराष्ट्र का डीएनए क्रैक किया है और अब हम महाराष्ट्र को लेबोरेटरी करेंगे, उसको हम पूरा हिंदुत्ववादी करेंगे। ये महाराष्ट्र में कभी होता नहीं है और ये बीजेपी को भी पता है। अब क्या हुआ है, बीजेपी की एक बहुत बड़ी
डिफिकल्टी बोलो या तकलीफ बोलो, वो ये है कि छावा तो आ गई, सेंटिमेंट्स इनकैश हो गए, लेकिन वो सेंटिमेंट्स छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए, वो बीजेपी के लिए या हिंदुत्ववादी नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र का आदमी ये उपवास करता है, सिद्धिविनायक जाता है, दगड़ूशेठ गणपति पुणे में जाता है, लेकिन वो जिसको बोलते हैं ना कि एक फंडामेंटलिस्ट नहीं है, ये जय श्री राम कहेगा, नहीं नहीं, ये तो 5% लोग हैं सिर्फ। लेकिन छावा एक ऐसा मौका था कि जिसको एनकैश करना, और बीजेपी तो आपको मालूम है हिंदुत्व की चैंपियन है, किस लिहाज से भी एनकैश करती है, तो उनकी कोशिश जारी है। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, छावा से आगे निकलते हैं। पिछली बातचीत में आपने ये कहा था कि विकास, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली से सिग्नल नहीं मिल रहा है और वो खुल के खेल नहीं रहे हैं। आपके ये कहने के बाद ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र जी तक किसी ने ये बात पहुंचा दी और वो बिल्कुल खुल के खेल रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ हंसने मुस्कुराने वाला वीडियो आ गया और ऐसा पोर्ट्रेट किया गया कि अब सब कुछ ठीक है, आप बताइएगा कितना ठीक है। दूसरी तरफ हमने देखा कि धनंजय मुंडे से उन्होंने इस्तीफा ले लिया। तो क्या बदले बदले लग रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, या फिर आपको कुछ और दिख रहा है? देखिए विकास जी, ये जो असेंबली सेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, क्योंकि इसमें 10 मार्च को स्टेट का बजट आना है, जहां के आपको पता है कि पिछले असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर इन्होंने इलेक्शन बजट पेश किया था 28 जून 2024 को, और उसमें लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं इसलिए लाई थी कि जो डीबीटी की थी, बोले तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की, कि लोगों के हाथ में पैसा जाना है। तो 1 लाख करोड़ रुपया जो वोटर्स हैं, जिनको इन्होंने बेनिफिशरीज बनाया था अलग अलग स्कीम में, जिसमें सबसे बड़ा ये चंक था वो लाडली बहना योजना का था, उनको दिया था, और उसका फायदा ये महायुति को, एनडीए को इलेक्शन में बहुत हुआ। लेकिन अब क्या हो गया है कि महाराष्ट्र का जो डेप्ट का ये पूरा पर्वत है कर्जे का, ये ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ तक चले गया है। और महाराष्ट्र में आज ऐसा है कि इनका रेवेन्यू डिफिसिट ये ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का है, और फिस्कल डिफिसिट ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ का हो गया। तो अब ये सब योजनाएं इनको कम करना है, बेनिफिशरीज की संख्या कम करनी है, और विकास के लिए फंड्स देने हैं, और जो भी सुविधा महाराष्ट्र के लिए देनी है उसके लिए देनी है। यानी जो बेनिफिशरी स्कीम रेवड़ी कल्चर जो बीच में आया था उसको कम करना है। अब ये इलेक्शन में होना है, जिसकी जिम्मेदारी अजित पवार के ऊपर बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर है। एकनाथ शिंदे जो कि लिबर्टी ले रहे हैं, ये वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ के नीचे डिप्टी सीएम है, और देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मोदी, शाह, नड्डा ये एकनाथ शिंदे जी के साथ है या उनके साथ है। तो इस कश्मकश में गवर्नमेंट चल रही है, और आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। धनंजय मुंडे का जो इस्तीफा लिया गया, उसके लिए जो पूरा बैकडोर स्टेज मैनेजमेंट हुआ, वो इस कदर किया गया कि हेडलाइन मैनेजमेंट तक भी देवेंद्र फडणवीस जी की टीम ने किया, कि उन्होंने कहा और फिर इस्तीफा हुआ। अजित पवार तो इस्तीफा नहीं ले रहे थे, और वो इस्तीफे के कारण क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, उनके जो मंत्री है, उनके जो विधायक हैं, उनको एक मैसेज गया कि एबल सीएम जिन्होंने 2014 से 2019 तक पूरे 5 साल बहुत अच्छे तरीके से सीएमशिप महाराष्ट्र की है, वही सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और वो अभी एक ब्यूरोक्रेटिक सीएम के तौर पे चलेंगे। वो ये नहीं देखेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं किसी फिक्सर को मंत्रालय में आने नहीं दूंगा या किसी को फिक्सिंग नहीं करने दूंगा। और उन्होंने क्या किया, अभी तक के मैंने पूरे पेज पे निकाल के रखा था, 5,000 करोड़ की वर्क ऑर्डर्स एंड टेंडर्स जो डिसीजन एकनाथ शिंदे जी ने सीएम करके लिए थे, उसको स्टे दिया है, उसकी इंक्वायरी बिठा दिया है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एकनाथ शिंदे ये अभी बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी की। और इसी के ऊपर पिछले संडे को जो शिवसेना के खासदार है संजय राउत, उन्होंने आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा कि 22 फरवरी के सुबह 4 बजे संजय राउत जी ये अमित शाह जो पुणे में आए थे उनसे मिले, और उन्होंने कंप्लेंट की, और अमित शाह ने उनको बताया कि आपको क्या चाहिए।
तो एकनाथ शिंदे जी बोले कि मुझे सीएम पद चाहिए, मुख्यमंत्री पद चाहिए। तो बोले वो कैसा होगा? तो बोले आप बताइए, क्योंकि मेरे नेतृत्व में चुनाव हुए। तो बोले नहीं, मोदी जी के चेहरे के ऊपर चुनाव हुए हैं और उसी पे जीते हैं। आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो क्या करना है? तो बोले आप हमारे पार्टी में मर्ज हो जाओ। तो बोले मर्ज कैसे हो जाए? फिर मेरी पार्टी क्या करेगी? तो बोले डरो मत, आपकी पार्टी हमने ही बनाई है और आपकी पार्टी बीजेपी में मर्ज होने के बाद हम ही आपको संभालेंगे। तो तब से जाके देवेंद्र फडणवीस जी का कैंप बीजेपी में ये चर्चा शुरू है कि सही में अमित शाह जी ने ये बोला है, क्योंकि इसका खंडन तो हुआ है लेकिन इस तरह से नहीं हुआ है कि संजय राउत के खिलाफ जिसको बोलते हैं कि डिफेमेशन का केस आ जाए, संजय राउत के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, और यही बात दिल्ली के सूत्रों से हवाले से हमें महाराष्ट्र के पत्रकारों को 10 दिन पहले ही चल चुकी थी। आप भूल रहे हैं जो कि आपने बताया भी था। यस, और संजय राउत भी सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर है, वो भी पत्रकार ही है। तो उनके पास अगर ये खबर आती है तो हमारे पास भी उनसे पहले आई थी, लेकिन हमने वो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोली थी, बल्कि आपके आखिरी शो में मैंने इसका जिक्र किया था कि ऐसा चल रहा जी। है कि मर्जिंग का भी हो सकता है। तो वो नहीं, संजय लेकिन राउत इस जी प्रस्ताव पे है। अमित शाह के इस प्रस्ताव पे एकनाथ शिंदे क्या विचार करेंगे, क्या सोच रहे हो? वो वाकई मर्ज करेंगे क्या अपनी पार्टी? ये मैंने भी बात सोची जो आपने अभी सवाल पूछा। हाँ। इसके 2-3 हाँ, कारण मुझे दिखते हैं। एक तो बताइए। मैं ये बात बहुत बोल्डली कह रहा हूं आपके सामने कि एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी, इनको एथिक्स मोरल नाम की कोई चीज नहीं है। एकनाथ शिंदे जी को सिर्फ मुख्यमंत्री पद दिख रहा है। उनकी पार्टी, उनको ये पता है कि वो अगर उनकी पार्टी बीजेपी के साथ विलीन हो जाती है या मर्ज हो जाती है तो वो उद्धव ठाकरे की भी पार्टी तोड़ के अपने पास लाएंगे और उनको भी लेके बीजेपी में मर्ज होंगे। और ये अगर होता है तो अभी अपोजिशन में कोई बचता नहीं है और अभी 5 साल तक कोई चुनाव नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोकल सेल्फ के गवर्नमेंट आने के चुनाव आने वाले हैं उसमें जो ऑनगोइंग स्कीम है जैसे लाडली बहना वगैरह ये कंटिन्यू रहने वाली है और भी ज्यादा ये भी बजट इलेक्शन बजट ही होना है। तो इसमें ये कोई मायने नहीं रखती है चीज एथिक्स वाली या मॉरल वाली कि हमने कोई पार्टी तोड़ी और फिर ये तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी पहले हमने ली, अब वो ले जाके हम बीजेपी में मर्ज कर रहे हैं। भले ही आज अगर आप उनको ये प्रश्न पूछेंगे तो वो ना कहेंगे, खंडन करेंगे, लेकिन ये कदम वो उठा नहीं सकते, ये मानने को मैं तैयार नहीं और कोई मानने को तैयार नहीं। वो मर्ज कर सकते हैं अगर उनको सीएम की पोस्ट मिलती है तो ये वो कर सकते हैं।